तो सेकंड चैप्टर है हमारा इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो तीन तरह के रीजनल स्टेट्स जो है हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहला जो हो गए वो सक्सेसर स्टेट्स हो गए। सक्सेसर स्टेट्स हम लोग उनको कहते हैं कि जहाँ पे पहले क्या है कि मुगल एम्पायर के ही वो प्रोविंसेस थे एंड उनमें जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो एक समय के बाद क्या है कि मुगल एम्पायर में जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कमजोर होने के कारण क्या है वो खुद के इंडिपेंडेंस को मतलब हम कह सकते हैं भले ही क्या थे कि इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे थे लेकिन वो अगेंस्ट भी नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी है जो मुगल एम्पायर का उसको वो नहीं रखते थे, वो उसके अंदर ही काम कर रहे थे लेकिन बहुत हद तक क्या है इंडिपेंडेंट जो है वो काम करते थे। इसमें हमें देखने को मिलेगा जैसे हम अवध की बात करेंगे उसको हम पढ़ेंगे बंगाल है और हैदराबाद है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है रिबेल स्टेट्स का, जहां पे क्या है कि मुगल एम्पायर के अगेंस्ट जो है स्टेट खड़े होते हैं जैसे सिख हो गए, जाट हो गए। एंड तीसरा जो कैटेगरी है वो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। इंडिपेंडेंट स्टेट्स हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक समय के बाद क्या है कि मुगल एम्पायर डीस्टेबलाइज जब होना स्टार्ट होता है तो उस केस में हमें देखने को मिलता है कि कुछ क्योंकि एक अगर हम देखें कि जो अथॉरिटेटिव कंट्रोल है मुगल एम्पायर का सेंट्रल लेवल पे वो क्या है वीकेंड होता है एंड इसकी वजह से क्या है जो बहुत सारे आसपास स्टेट्स थे वो खुद ही काम करने लगते हैं, इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं। जिसमें हम पढ़ेंगे राजपूत स्टेट्स के बारे में, मैसूर के बारे में और केरला के बारे में। तो पहला कैटेगरी हमारा सक्सेसर स्टेट का। सक्सेसर स्टेट में हम देखें तो पहला जो है सक्सेसर स्टेट वो है हैदराबाद। हैदराबाद जो है आज के डेट में अगर हम देखें तो हम मानते हैं कि एक शहर है लेकिन उस समय क्या है एक स्टेट के रूप में जो है डेक्कन प्रोविंस के रूप में जो है वो मुगल एम्पायर का वो काम कर रहा था। 1724 में इसकी स्थापना होती है एंड इसकी स्थापना जो है वो किलिच खान जो कि चिन किलिच खान है, उनका दूसरा नाम जो है निजामुल मुल्क असफ जाह फर्स्ट है। इन्होंने क्या है डेक्कन के जो गवर्नर पहले थे जिनका नाम मुबारिस खान था उनको इन्होंने हराया। मोहम्मद शाह को भी ये एक तरीके से सपोर्ट उन्होंने किया था कि मोहम्मद शाह जब सैयद ब्रदर को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, सैयद ब्रदर को जो है वो हटाना चाह रहे थे, तो उनमें क्या है काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किलिच खान का भी रहता है। 1722 से लेकर 24 के बीच में किलिच खान जो है यानी कि निजाम की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है मुगल एम्पायर के अंदर जो है वजीर के रूप में भी थे एंड वहां पे वो चाह रहे थे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लाना, लेकिन मोहम्मद शाह के बिहेवियर के कारण उनको कुछ ठीक नहीं लगा। तो वो डिसाइड किया कि भाई हम डेक्कन अपने रीजन में ही चले जाते हैं, वहीं क्या है वहीं इंडिपेंडेंटली हमको काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन वो ओपनली डिफाइंस भी नहीं किए थे, ओपनली अगेंस्ट भी नहीं थे मुगल एम्पायर के। स्टिल वहां पे जो कॉइन्स इशू होते थे वो मुगल एम्पायर के ही नाम पे क्या है इशू होते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अगर हम बात करें कि डेक्कन में मुगल के अंदर कैसा था और निजाम के अंदर कैसा था, तो लगभग ही सिमिलर जो हमको देखने को मिलता है, जहां पे पूरा का पूरा डेक्कन प्रोविंस क्या है डिफरेंट सूबाज में डिवाइडेड था। टोटल 6 सूबा थे एंड हर सूबा का अपना अपना कैपिटल था। जैसे कैपिटल की बात करें तो औरंगाबाद है, मुहम्मदाबाद है, खानदेश है, बेरार है, बीजापुर है और हैदराबाद है। मुगल के समय क्या है कि जो कैपिटल था डेक्कन प्रोविंस का रीजनल कैपिटल वो औरंगाबाद था, लेकिन जब निजाम आए तो उन्होंने इस कैपिटल को जो है वो हैदराबाद जो है वो शिफ्ट कर लिया। ठीक है, यहीं पे हमको देखने को मिलता है कि सूबा जो है वो डिवाइडेड है सरकार के रूप में, सरकार जो है महल के रूप में डिवाइडेड है, महल जो है फिर परगना में डिवाइडेड होता है, परगना जो है फाइनली विलेजेस यानी कि देह में जो है वो डिवाइडेड होता है। सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट की अगर हम बात करें तो हर क्रॉप जो है उसको रेट को अलग अलग तरीके से तय किया जाता था। जैसा हम नहीं कह सकते कि एवरेज जो है सारी क्रॉप का रेट जो है रेवेन्यू कितना हम टैक्स के रूप में जो है कलेक्ट करेंगे वो फिक्स नहीं था, वो हर क्रॉप का क्या है आइडेंटिफाई किया जाता था एंड जो रेवेन्यू रेट जो है वो पर बीघा जो है कंसीडर किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस की मार्केट में जो प्राइसेस है उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू रेट था वो तय किया जाता था। मेथड ऑफ क्रॉप शेयरिंग जो है वो भी क्या है एग्जिस्ट था डेक्कन के अंदर। क्रॉप शेयरिंग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक पीस ऑफ लैंड है जिसको हम लोग कह सकते हैं बटाई पे कि कुछ जो खेत है जो लैंड ओनर है वो क्या है कल्टीवेटर को कुछ दे दिया, तो जो प्रोड्यूस कल्टीवेटर पैदा करेगा तो उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें क्या है टैक्स को भी क्या है इंक्लूड करेगा, क्योंकि एक तरीके से जो प्रोडक्शन है उसका फायदा क्या है लैंड ओनर भी एक शेयर ले रहा है, तो वो शेयर सिर्फ और सिर्फ क्या है प्रोड्यूस ही का नहीं होगा, वो शेयर क्या है रेवेन्यू जो है जिस पे टैक्स है लैंड रेवेन्यू वो भी क्या है जो शेयर होल्डर है हमारा यानी कि हम कह सकते हैं जो कल्टीवेटर है एंड साथ ही साथ जो लैंड ओनर है दोनों बियर करता था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक टैक्स हमको देखने को मिलता है जिसको माल कहते हैं। माल क्या है कि एक तरह का टैक्स है जो कि कल्टीवेटेड लैंड पे क्या है लगाया जाता था। दूसरा जो है वो जिहाद। जिहाद हम लोग कहते हैं कि वैसे टैक्स जो कि अगर हम लैंड असेसमेंट मान लो कि कोई जो ऑफिशियल है वो आया कि लैंड जो है असेस करना है एंड उसमें क्या है जो भी मशीनरी या जो भी उसमें कॉस्टिंग लगा उस कॉस्टिंग को क्या है वो टैक्स के रूप में जोड़ के ले लिया जाता था कि भाई तुम्हारे ही काम के लिए हम आए हैं, काम तुम्हारा ही कर रहे हैं, तुमसे ही हमको टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं बहुत सारे हम जगह पे हमको प्रोसेसिंग फी जो है वो देना होता है कि भाई काम तो मेरा ही हो रहा है लेकिन उसके लिए जो काम कर रहा है सामने वाला वो हमको ही चार्ज कर रहा है कि भाई तुम्हारा ही काम कर रहा है एंड तुम्हारे काम करने में मेरा मशीन लग रहा है। तो उसी तरीके से जिहाद क्या था एक तरह से वैसा टैक्स था जो कि लैंड असेसमेंट के दौरान जो भी मशीनरी यूज किया जाता था गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा फिर उसी मशीनरी का जो कॉस्टिंग था उसको भी क्या है उसी आदमी पे को बियर करना पड़ता था। नेक्स्ट है सैर जिहाद जो कि क्या है एक तरह का टैक्स है जो कि मार्केट पे जो है वो लगाया जाता था। अगर हम लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन की बात करें तो दो वेज था, एक जो था आमिल के थ्रू कि गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरेक्टली क्या है कलेक्ट करेंगे जो कल्टीवेटर है उससे, एंड दूसरा क्या था कि रेवेन्यू फार्मिंग के थ्रू। रेवेन्यू फार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा भी था जहां पे एक मिडिल मैन है एंड ये मिडिल मैन जो है जिसको हम लोग इजारा फार्मिंग कह रहे थे। ठीक है, तो ये मिडिल मैन क्या है कि मुगल एम्पायर को एक फिक्स्ड जो है वो क्या दे रहा था रेवेन्यू, बदले में ये पीजेंट से जितना भी ले ले। ये हमने पढ़ा भी था कि भाई अगर मान लो कि जो मुगल एम्पायर है उसको क्या है 500 रुपए जो है टैक्स देना है तो वो 500 के बदले 5000 ले या 400 ले, अगर 400 लेगा तो उसको 100 रुपए अपने ही से लगा के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है रेवेन्यू फार्मिंग ही एक तरह का क्या है मेथड है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का। अगर हम डिक्लाइन ऑफ हैदराबाद की बात करें तो जैसे ही क्या है असफ जाह का डेथ होता है 1748 के बाद ये हैदराबाद जो है वो धीरे धीरे क्या है डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो वॉर ऑफ सक्सेशन है हैदराबाद के बेटे और उनके पोते के बीच होता है। बेटे का नाम जो है उसका नाम नसीर जंग है एंड पोते का नाम जो है उसका नाम मुजफ्फर जंग है। कुछ सिचुएशन जो है वो 1762 के बाद क्या है सुधरा था जहां पे निजाम अली खान आए थे, लेकिन उनका भी जो रिन है वो क्या है 1803 में क्या है लास्ट करता है, वहीं पे वो खत्म भी हो जाता है।
तो नेक्स्ट जो है हमारा सक्सेसर स्टेट वो है बंगाल। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या है मुगल एम्पायर या मुगल कंट्रोल के अंदर धीरे धीरे करके क्या है अलग होता चला गया। एंड मेनली इसका स्टार्ट अगर हम देखें तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा जो है वो किया जाता है। मुर्शिद कुली खान कौन थे? तो ये क्या है, अगर हम देखें तो एज अ दीवान यानी कि रेवेन्यू जो कलेक्शन है उसके लिए जो अपॉइंटेड अथॉरिटी है उसको हम दीवान कहते हैं। तो 1700 के अंदर क्या है औरंगजेब जो है वो क्या होते हैं अपॉइंट करते हैं मुर्शिद कुली खान को बंगाल के दीवान के रूप में। वहीं पे 1707 में क्या है औरंगजेब की मौत हो जाती है। 1717 के अंदर क्या है इनको एक तरीके से प्रमोट कर दिया जाता है कि भाई अब आप सिर्फ और सिर्फ दीवान नहीं है, आप गवर्नर भी है यानी कि निजाम भी है। ठीक है, ये दो ऑफिसर्स को होल्ड करते थे, एक दीवान वाला हो गया जो रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, दूसरा क्या है अथॉरिटी हो गया जहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल की हम बात करते हैं जिसको निजाम हम कह रहे हैं। एंड मुर्शिद कुली खान क्या थे कि लास्ट अगर हम देखें तो गवर्नर है बंगाल के द्वारा, सॉरी बंगाल में, जो कि मुगल एम्पायर के द्वारा जो है वो बनाए गए थे। एंड ये भी क्या है वैसे ही जिस तरह हैदराबाद हमने देखा कि डिफाइंस कंप्लीटली नहीं था, ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगेंस्ट ही थे। ये सक्सेसर होने के कारण क्या है ये फिर भी जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था बंगाल से उसका एक पार्ट जो है वो मुगल अथॉरिटी को ये पहुंचाते भी थे। मुर्शिद कुली खान की डेथ जो है वो 1727 के अंदर हमें देखने को मिलता है। एंड इसी के बाद क्या है इनके जो दामाद यानी कि सन इन लॉ जिनका नाम शुजाउद्दीन था वो क्या है गद्दी पे बैठते हैं, या हम कह सकते हैं बंगाल को जो है वो रूल करना स्टार्ट करता है एज अ निजाम। ठीक है, एंड इनका जो रूल है 1739 तक हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो कि मुर्शिद कुली खान ने लिया था बंगाल को कंट्रोल करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो था क्योंकि सब चीज क्या है पैसा सही है कि भाई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्या है बहुत सारे जागीर लैंड को खलीसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। जागीर लैंड क्या है कि भाई मान लो कि कोई ऑफिसर है उसको हम सैलरी नहीं दे रहे, उसके बदले उसको जमीन दे रहे हैं कि भाई तुम इस जमीन से जो भी उपजाओगे तुम उसी से अपना कर लेना, हम सैलरी के बदले जमीन दे रहे हैं। खलीसा लैंड क्या हो गया कि जमीन से डायरेक्टली रेवेन्यू जो है हम ही जनरेट करेंगे, फिर हम सैलरी बांटेंगे। तो क्योंकि जागीरदार में बहुत सारे लैंड जो है कल्टिवेबल लैंड जो है वो चले गए थे, तो डायरेक्टली जो रेवेन्यू आना चाहिए गवर्नमेंट के पास वो नहीं आ पा रहा था, इसीलिए क्या है जागीर लैंड को क्या है उन्होंने क्या किया ट्रांसफर कर दिया खलीसा लैंड के अंदर। एंड जिस तरह याद करिए हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद बिन तुगलक का रेन था, जहां पे क्या है वो वही याद करो हमने पढ़ा भी था कि जो कॉइन जो है वो मिंटिंग के कारण इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होने लगा था। एंड इसी के कारण क्या है कि ये जो है टक्कावी लोन जो है जिसको हम लोग फार्म लोन्स कह सकते हैं वो इंट्रोड्यूस किया था। तो उसी तरह से ये भी क्या है एग्रीकल्चर लोन लेके आते हैं जिसको टक्कावी ही यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि जो भी पुअर कल्टिवेटर्स है जिनके पास सीड वगैरह खरीदने का पैसा नहीं है उसको ये क्या है दे देते थे एज अ लोन। इन्होंने क्या है रेवेन्यू फार्मिंग जो है वो भी क्या है इंट्रोड्यूस किया बंगाल के अंदर कि भाई जो जहां पे एक मिडिल मैन के थ्रू क्या है हमको रेवेन्यू जो है कॉन्स्टेंटली आता रहे, कोई भी जमींदारी टाइप का सिस्टम नहीं रहे कि एक जमींदार हो गया कि उसको फिर हेरिडिटी राइट हमको देना पड़ेगा कि उसका बेटा भी जमींदार बनेगा। यहाँ पे जो भी क्या है जो हमको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है लाके दे रहा है उसको हम रखेंगे, जो नहीं दे रहा है फिर उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम जमींदारी के एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि मेनली ये मिलिट्री फोर्स के द्वारा जो है वो एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल था। मतलब हम मसल पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो भी ट्रांसफर एंड परचेज था मेनली वहाँ पे क्या है कि मिलिट्री का काफी ज्यादा यूज जो है हमको देखने को मिलता है। मिलिट्री जो है यूज अगर हम मिलिट्री को देखें तो मिलिट्री में मेनली जो नवाब थे उनके कुछ रिलेटिव्स थे जो कि शिया रिलेटिव्स थे, वही क्या है उस मिलिट्री को जो है वो हैंडल कर रहे थे। अगर हम टैक्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में बंगाल प्रोविंस के हिंदू जमींदार जो है मेनली वही थे। ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में स्मॉल नंबर में हमको हिंदू जमींदार दिखते हैं, लार्ज नंबर में जो है मुस्लिम जमींदार वही प्रेजेंट थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक बैंकिंग हाउस भी जो था वो मारवाड़ी हिंदू का था जिसको हम लोग कहते हैं जगत सेठ। जगत सेठ का जो बैंकिंग हाउस था मेनली वो बैंकर के रूप में मतलब लोगों को लोन देने के लिए, इवन हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का भी जो मेन जो पार्ट है रेवेन्यू का वो वही हैंडल कर रहा था, मतलब उन्हीं के थ्रू जो है वो चीजें जो है वो हो रही थी। जैसे हम कह सकते हैं कि नोट जो है उसको छापना, मिंट मनी, एंड रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो क्या है वो मुगल एम्पायर को भी जो है वो प्रोवाइड करने, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि मुगल एम्पायर को पैसा नहीं है वो भी क्या है जगत सेठ जो है यानी कि बैंकिंग हाउस है उससे क्या है पैसा जो है वो जा रहा है या ले रहे हैं। अगर हम इस मशीनरी के इंपैक्ट्स की बात करें तो क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि जमींदारी काफी ज्यादा बढ़ने लगा, एंड इवन हम कह सकते हैं कि इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि 1727 के अंदर क्या है मुर्शिद का जब डेथ होता है, मुर्शिद कुली खान का डेथ होता है, तो उस समय एट दैट टाइम क्या है 15 काफी बड़े क्या है जमींदार जो है वो लगभग हाफ ऑफ रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था उन्हीं के थ्रू जो है जमींदारी के थ्रू क्या है जनरेट होता था। एंड इसी के कारण क्या हुआ इतना ज्यादा पैसा आने लगा तो मुगल अथॉरिटी के पास या हम कह सकते हैं नवाब के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं था, मेन पैसा क्या है जो बैंकर्स है जो मर्चेंट्स है उन्हीं के पास क्या है वो चीज जो है वो हैंडल हो रहा था। तो नेक्स्ट अगर हम बंगाल के अंदर क्या है ट्रेड की बात कर रहे हैं तो बंगाल में हमेशा क्या है काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव ट्रेड जो है वो देखने को मिला है, जहां पे हम कह सकते हैं कि बंगाल में जो भी प्रोड्यूस बन रहा था, जो भी गुड्स तैयार हो रहे थे, उनका मेजर जो डेस्टिनेशन था वो यूरोप था। मतलब जितने भी चीजें हैं मोस्टली क्या है एक्सपोर्ट जो है वो बंगाल से होती है, या इवन हम ये भी कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो इंडिया से गुड्स आते थे उसमें मोस्टली कंट्रीब्यूशन क्या है बंगाल का ही रहता था। बंगाल हमेशा क्या है एक बैलेंस जो ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं, एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें देखने को मिलता है बंगाल में। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बंगाल के अंदर इंपोर्ट क्या है कि काफी ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो ऐसा हमको देखने को नहीं मिला, काफी ज्यादा बैलेंस जो था ट्रेड जो हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम मुर्शिद कुली खान की बात करें जिनका डेथ जो है 1727 में होता है, उनके सन इन लॉ जो है जिनका नाम शुजाउद्दीन मोहम्मद खान है, ये क्या है बंगाल को रूल करते हैं 1739 में। एंड 1739 में शुजाउद्दीन जो है उनके बेटे जिनको हम लोग कहते हैं सरफराज खान,
इनकी हत्या जो है अलीवर्दी खान जो है इनको क्या है मारकर खुद क्या है नवाब जो है ये खुद को डिक्लेयर करते हैं बंगाल का। एंड ये सरफराज खान को मारे कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग फैमिली। असल में क्या हो रहा है कि बैंकिंग फैमिली काफी ज्यादा क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, काफी ज्यादा उनके पास पैसा आ रहा है, तो उनका भी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे क्या था, काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। कहां पे, बंगाल के अंदर। एंड अलीवर्दी खान क्या है सरफराज खान को मार के क्या है खुद ही गवर्नर जो है बंगाल बन जाते हैं। इनका जो यहीं से क्या हो जाता है, जो डिफाइंस है फ्रॉम मुगल, मतलब जो कट ऑफ है मुगल से, क्योंकि मुगल ट्रेजरी के अंदर क्या है जो रेवेन्यू भेजना है वो भेजना क्या है ये बंद कर देते हैं। तो यहीं से क्या है कि जो वर्चुअली हम कह सकते हैं कि जो ब्रेकअप है बंगाल का फ्रॉम द मुगल अथॉरिटी ये हमें देखने को मिलता है। अलीवर्दी खान के समय मेजर जो प्रॉब्लम था वो दो था, इन्वेजन के ही कारण था। एक तरफ क्या है मराठास थे, वो भी क्या है इन्वेड कर रहे थे बंगाल को, एंड दूसरी ओर क्या है अफगान जो है वो भी आ रहे थे, जहां पे फॉरेन इन्वेजन की हम बात कर रहे होते। अगर हम मराठास की बात करें तो मराठास क्या है, ये हमेशा क्या है कि एक्सपेंशन जो है वो करना चाह रहे थे, क्योंकि ये लिमिटेड जो थे वो महाराष्ट्र रीजन के आसपास जो थे, एंड धीरे धीरे क्या है एक्सपेंडिंग जो है वो कर रहे थे, धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे थे। एंड ये फोर्सफुली क्या है चौथ भी वसूल करते थे अपने आसपास के जो है नेबर एम्पायर के रीजन से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बंगाल में ये मराठा जो है वो 3 से 4 बार जो है वो अटैक भी किए थे फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1742 टू 1751। एंड इस दौरान क्या है कि अलीवर्दी खान को लगता है कि मराठाओं से क्या है लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा ये क्या है कि अगर हम देखें तो वैरिंग टाइप का कम्युनिटी है, कि ये वॉर में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। एंड इस कारण से क्या है अलीवर्दी खान जो है इनके साथ एक समझौता भी कर लेते हैं। एंड समझौता में क्या होता है कि ये बोलते हैं कि भाई तुमको हम चौथ जो है वो एनुअल जो है वो देंगे, साथ ही साथ जो उड़ीसा का जो पूरा रीजन था वो मराठा के हवाला जो है वो मराठा के हवाले जो है वो कर देते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखने को मिलता है कि सुजाउद्दीन जो है एक नए टाइप का रेवेन्यू सेटलमेंट जो है बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस करता है 1728 के अंदर। एंड यहां पे क्या है एक तरह का एडिशनल सेस कहते हैं, मतलब जो भी लैंड रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उस पर 50% क्या है कि एक तरीके से जो सेस है यानी कि एडिशनल सेस है वो वसूला जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा। एंड इस चीज को याद हमको रखना है कि सुजाउद्दीन से जो है अबवाब्स कहते हैं। तो अबवाब्स क्या है, एक तरह का एडिशनल सेस है विच इज द इम्पोज्ड रेंट ऑफ पीजेंट्स बाय 50%। वो 50% क्या है इंक्रीज जो है उसको कर लिया गया था, एडिशनली उतना कलेक्ट किया जा रहा था। एंड खुद तो कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुगल जो एम्पायर को जो पैसा देना है वो देना बंद कर दिए थे। मतलब एक तरीके से हम कहे तो खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको मान ही नहीं रहे, खुद ही को क्या है खुद ही को सोवरेन जो है वो मान रहे थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जितने भी गवर्नर्स थे, चाहे वो मुर्शिद कुली खान हो, सुजाउद्दीन हो, अलीवर्दी खान हो, ये क्या है ये काफी ज्यादा इंकरेज कर रहे थे मर्चेंट्स को, क्योंकि इनको पता था कि खुद देखो खुद जो है वो काम करना नहीं है। तो जब खुद दिमाग नहीं लगाना है तो हम ऐसे आदमी को रख लेंगे, ऐसे लोगों को जो हमको पैसा कलेक्ट करके देते रहे, जहां से हमको पैसा जो है वो एक फिक्स्ड इनकम जो है वो आते रहे। तो उसी को ध्यान में रखकर ये तीनों भी वही काम किए कि जितने भी मर्चेंट इनको, क्योंकि मर्चेंट क्लास इनको क्या है पैसा पहुंचाते थे, पैसा जो है इनके पास काफी ज्यादा आ रहा था पर्सनल खर्च के लिए, पूरा जिंदगी जो है सो आराम में चल रहा था। तो ये दिमाग ही नहीं लगा कि खुद ही हम कंट्रोल करते हैं ये सारी चीजें। तो ये क्या है काफी इनके रन के समय हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी बैंकिंग कम्युनिटी, बहुत सारे हम कह सकते हैं मर्चेंट क्लास जो है वो फ्लोरिश करते हैं कहाँ पे, बंगाल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मर्चेंट जब ग्रो कर रहे थे तो उनको क्या प्रॉब्लम भी हुआ करता कि कोई पता चला कि उसका जो लूट ले रहा है पैसा या उसके जो प्रॉपर्टीज है उस पर कब्जा हो जा रहा है। तो इस चीज को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या है बहुत सारे थाना और चौकी को जो है वो स्टैब्लिश करते हैं ये तीनों गवर्नर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो भी ऑफिसर्स थे उनके अपने प्राइवेट ट्रेड पे भी क्या है ये काफी ज्यादा बैन लगा है कि खुद ट्रेड ना करे, हमारे थ्रू जो है वो एक सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रेड हो, क्योंकि अगर उस सिस्टम के थ्रू ट्रेड होगा तो उससे क्या है फायदा मिलेगा इनको, अगर नहीं होगा प्राइवेटली करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा। एंड जो जितने भी फॉरेन कंपनीज थे उनको क्या है उनको एक तरीके से उन पे काफी स्ट्रिक्ट विजिलेंस भी रख रहे थे कि ये कौन कौन आ रहा है, कितना सामान बाजार में ये बेच रहा है, क्या क्या चीजें कहां से रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजों को लेके। एंड अलीवर्दी खान जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है परमिट जो है वो नहीं देते, साथ ही साथ फ्रेंच जो कंपनी है उसको भी और ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप जो है फैक्ट्री लगाइए, लेकिन उसको फोर्टिफाई नहीं कीजिए। फोर्टिफाई मतलब कि अपना किलाबंदी नहीं कर लीजिए कि अपने सैनिक जो है अपने ऑफिसर्स को आप रख ले रहे हैं कि उसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। फोर्टिफिकेशन जो है वो अलाउड नहीं किए थे फैक्ट्रीज को, कहां पे, कलकत्ता के अंदर एंड चंद्रनगर के अंदर। अगर हम डिक्लाइन ऑफ बंगाल की बात करें तो बंगाल के जो गवर्नर थे वो बिल्कुल ही शॉर्ट साइटेड थे, मतलब दूरदृष्टि जो है उनके अंदर जो हमें देखने को नहीं मिलता है। ये क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कुछ डिसीजन हमें देखने को मिले, जैसे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मेनली एक ट्रेडिंग कंपनी समझते थे, वो समझे ही नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अथॉरिटी भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। और साथ ही साथ क्या है खुद की आर्मी कभी भी क्या है एक स्ट्रॉन्ग आर्मी इन्होंने बिल्ड नहीं किया, वो हमेशा डिपेंडेंट होते चले गए। धीरे धीरे क्या यही डिपेंडेंस हमको देखने को मिलता है, जहां पे जो अंग्रेजों का पॉलिसी था जिसको सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं कि भाई तुम जो है तुम मेरे दोस्त हो लेकिन तुमको आर्मी मेंटेन नहीं करने देंगे, तुमको क्यों तुमको टेंशन लेना, हम जो है तुम्हारे बदले काम करेंगे, हम जो है वो सारी आर्मी या सारे जो लोग हैं उनको क्या है एम्प्लॉय करेंगे, मेंटेन करेंगे, पैसा तुम देना, ठीक है, पैसा जो है स्टेट देगा, लेकिन जो मेंटेनेंस का काम क्या है वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है या ब्रिटिश जो कंपनी है वो करेगी। तो यहीं पे क्या है डिक्लाइन ऑफ बंगाल जो हमको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हमारा सक्सेसर स्टेट है वो है अवध। अवध की बात करें तो 1722 के अंदर क्या है सादत खान जो है उनको गवर्नर बनाया जाता है। एंड सादत खान काफी ज्यादा क्या है सक्सेसफुल रहते हैं कि बहुत सारे जो लॉलेसनेस था यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत थी उसको वो मेंटेन करते हैं, और जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है यानी कि जो मुगल एम्पायर है उसका रेवेन्यू भी जो है वो इंक्रीज करते हैं। इसी से खुश होकर क्या है मोहम्मद शाह जो कि मुगल एम्पायर थे वो उनको एक टाइटल भी देते हैं जिसको हम लोग बुरहानुल मुल्क कहते हैं। तो बुरहानुल मुल्क जो है वो सादत खान का जो है वो टाइटल मिला कहां से, मोहम्मद शाह के द्वारा। सादत खान जितने भी लोकल जमींदार या राजा थे उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई आपके यहाँ जो भी रिबेलियंस हो रहे हैं या रिबेलियस बिहेवियर देखने को मिल रहा है
उसको आप सप्रेस करिए। लेकिन उनमें से कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे भी जमींदार जो थे वो ये थे कि वो सादत खान को ही क्या है एक तरीके से वो नहीं मान रहे थे। कई बार देखने को मिला कि जो लोकल जमींदार वगैरह है वो टैक्स को देना ही बंद कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम पैसा वैसा नहीं देंगे। दूसरा, वो जितने भी जमींदार थे वो खुद के आर्मी को, पर्सनल आर्मी को भी मेंटेन करते थे, जैसे हम लठैत वगैरह कह सकते हैं कि वो खुद के एक मसल पावर को बिल्डअप कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सादत खान जो है मुगल एम्पायर यानी कि मोहम्मद शाह के जो पॉलिसीज थे उनसे वो खुश भी नहीं थे, एंड इसी से वो एक तरीके से समझ के कि भाई इनको बोलना बेकार है, तो वो क्या है खुद के एक इंडिपेंडेंट स्टेट को, अवध को मेंटेन करना जो है वो स्टार्ट करने लगे। एंड यहीं से क्या है एक पावर बेस जो है वो स्टार्ट कर लिया कि भाई हम अवध से ही क्या है खुद कंट्रोल करेंगे सारी चीजों को, जहां तक जो है मेरा कैपेसिटी है। नेक्स्ट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो क्या है कि फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था सादत खान के द्वारा 1723 के अंदर। एंड यहाँ पे क्या है कि जो टैक्स सिस्टम है उसको बहुत तरीके से रिफॉर्म किया गया, एंड इसी के कारण जो पेजेंट का कंडीशन था, जो किसानों का कंडीशन था, वो क्या हुआ इंप्रूव भी होने लगा। एंड मेनली क्या है वो रेगुलेट भी करते थे कि जो जमींदार पैसा उनसे कलेक्ट कर रहे हैं पीजेंट से, वो क्या है एक जो इंस्ट्रक्टेड रेट है उसी को क्या है कलेक्ट करे, उससे ज्यादा जो है वो ऑपरेस ना करे, मतलब हावी ना हो जाए जो किसान थे उस पर जमींदार जो है वो एक तरीके से उनको यूज ना करे, उनको एक्सप्लॉइट ना करे। तो इसी चीज को वो कंट्रोल कर रहे थे। एंड इसमें देखने को मिला कि सादत खान जो है अपनी आर्मी को जो मेंटेन कर रहे थे उनको प्रॉपर्ली सैलरी जो है टाइम पे देते थे, एंड जो ट्रेनिंग वगैरह है वो भी वेल ट्रेनिंग जो है वो देते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जागीरदारी सिस्टम जो है उसको भी रिफॉर्म किया गया। सादत खान जो है वो क्या है कि अपने नेफ्यू यानी कि भतीजे जिनका नाम सफदरजंग था, इनके द्वारा क्या है रिप्लेस होते हैं। एंड सादत खान जो है वो क्या है जागीरदारी सिस्टम को क्या है रिफॉर्म किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जागीरदार जो थे जिनको एक पर्टिकुलर लैंड जो है साइन किया गया था कि भाई आप जो है उससे कलेक्ट कीजिए, अपना जो है कुछ कंट्रीब्यूशन, अपना जो है कुछ हम कह सकते हैं कि जो टैक्स है खुद का परसेंटेज वो रख के बाकी जो है हमको दे दीजिए। तो जागीरदार जो थे वो एक तरीके से लोकल एजेंट्स यानी कि हम आमिल्स कहते हैं। 18वीं सेंचुरी में इसी आमिल्स को हम रेवेन्यू फार्मर्स कह रहे हैं, मतलब आमिल जो रेवेन्यू फार्मर जिसको इजारदार्स भी हम कहते हैं। सादत खान जो है वो आमिल्स को क्या है प्रॉपर्ली हम कह सकते हैं कि अपने ही कंट्रोल के अंदर रखते थे कि डायरेक्टली आमिल्स पे जो है वो कंट्रोल रखेंगे, एंड आमिल जो है वो क्या है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे हैं, और आमिल्स को बोला जाता था कि भाई अपना जो तुम शेयर है उसको रख के बाकी जो है हमको दे दो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सादत खान जो है जागीरदार्स के पावर को क्या है रिड्यूस करना चाह रहे थे। जितने भी लोकल हेरिडिटरी ऑफिसर्स थे, चाहे वो चौधरी हो या कानून गोज हो, ये क्या है आमिल को जो है वो क्या है रिपोर्ट कर रहे थे, आमिल के लिए अकाउंटेबल थे, जो जागीरदार थे उनके लिए अकाउंटेबल नहीं थे। तो जागीरदार क्या हो गया, जागीरदार कह रहे कि एक आदमी है जिसको एक पीस ऑफ लैंड दिया गया, बोला गया कि इससे जो है जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसको अपना शेयर रख के हमको तुम इतना पैसा दे दोगे। आमिल्स क्या है उन पे कोई कंट्रोल नहीं था जागीरदार पे, लेकिन आमिल्स पे क्या है कि डायरेक्टली क्या है कंट्रोल है, वो जो हम कह सकते गवर्नर है उनका डायरेक्टली क्या है कंट्रोल है, लेकिन जागीरदार पे कंट्रोल जो था वो नहीं था। सादत खान जो है वो ट्राई तो करना चाहे कि जो जागीर सिस्टम है वो क्या हो रिफॉर्म हो सके, लेकिन वो क्या है अनसक्सेसफुल रहा। यहीं पे क्या है डेथ ऑफ सादत खान जो अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि वो काफी ज्यादा क्या है मुगल पॉलिसीज या पॉलिटिक्स के अंदर क्या है कि मुगल कोर्ट के अंदर क्या है वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है वो किया जा सके, लेकिन अगर हम देखें तो वो बहुत सारी चीजों से डिसअपॉइंट भी हुए। सबसे पहली बात क्या हुई कि जो मीर बख्शी जिसको हम इंपीरियल ट्रेजरर कहते हैं, वो वाला पोस्ट जो है वो निजाम को मिल गया 1739-40 के आसपास हमें देखने को मिलता है ये चीज, ठीक है, एंड उनको नहीं मिला। तो इस चीज से वो नाखुश थे कि भाई हम भी तो क्या है गवर्नर है, वो निजाम को जो है वो क्यों ये इंपीरियल ट्रेजरर का जो पोस्ट है वो दिया जा रहा है। एंड इसी चीज को क्या है कि वो बिट्रेयल मानते हैं, एंड वो क्या है जो नादिर शाह है उसके साथ चले जाते हैं कि चलो इनको बताते हैं, ये नादिर शाह का जो है वो साथ देते हैं। लेकिन नादिर शाह क्या है, नादिर शाह भी काफी एरोगेंट था, क्योंकि वो क्या है खुद क्या था कि अगर हम कहें तो खुद इतना पावरफुल था कि वो इनको कुछ समझ ही नहीं रहा था। तो खुद का बिहेवियर नादिर शाह का क्या काफी एरोगेंट वाला था। इससे बड़ा ज्यादा क्या है परेशान होकर जो है जो सादत खान है वो खुद को क्या है पॉइजन कर लिए, खुद जहर खा के मर गए 1740 ईस्वी के अंदर। एंड जिस समय उनका डेथ हुआ था सादत खान का, वो अवध को इस मुकाम पे लेके आ गए थे कि अवध जो है एक सेमी ऑटोनोमस रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में जो है वो काम कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है मुगल अथॉरिटी का हमें देखने को नहीं मिलता है। सादत खान के बाद अगर हम देखें तो वो अपने भतीजे यानी कि सफदरजंग के द्वारा क्या है रिप्लेस होते हैं, एंड सफदरजंग को जो है वजीर जो है अपॉइंट किया जाता है कहाँ का, अवध का और इलाहाबाद का 1748 के अंदर। सफदरजंग जो है वो क्या है जो भी रिबेलियस जो जमींदार थे, ठीक है, उनको सप्रेस करते हैं। दूसरा क्या है कि मराठाओं के साथ क्या है वो एक अलायंस जो है वो भी साइन करते हैं, अलायंस में आ जाते हैं, मतलब एक तरीके से मराठा से क्या है पीस जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया था उन्होंने। ये कंटिन्यूअस क्या है जो रोहिल्लास थे और बांगाश पठान्स थे, ठीक है, बांगश पठान जिसको हम कहते हैं, तो रोहिल्लास और बांगश पठान्स को क्या है ये एक तरीके से सप्रेस जो है वो कंटिन्यूअसली कर रहे थे, क्योंकि वो हमेशा क्या है रिबेल कर रहे थे, ये क्या है उनको सप्रेस कर रहे थे। इवन हम कह सकते हैं जो बांगश पठान जो कब्जा किए हुए थे कहाँ पे, फरुखाबाद में, तो उसको क्या है वापस क्या है पठानों से ये वो एरिया जो है वो ले भी लेते हैं सफदरजंग। अगर हम नेक्स्ट अगर देखें तो ये क्या है पेशवा, जो कि हम कह सकते हैं कि मराठा है, मराठा के जो हमने पढ़ा भी था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, तो उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई मराठा के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि आप जो है वो मुगल एम्पायर का हेल्प करेंगे अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के खिलाफ। बदले में क्या है कि हम आपको 50 लाख रुपया दे रहे हैं, एंड जो चौट है पंजाब और सिंध रीजन का वो देते हैं, साथ ही साथ जो पेशवा है उनको क्या है गवर्नर ऑफ अजमेर और आगरा जो है वो बनाया जाता है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है वो क्या होता है एक तरीके से फेल हो जाता है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें सफदरजंग के अंदर, तो सफदरजंग क्या है कि कुछ चीज़ों पर बहुत सही था उनका निर्णय। एक तो क्या है जो जस्टिस था वो काफ़ी इक्विटेबल था, यानी कि कहा जा सकता है कि जो हम कहते भी है कि जो लाइक है
लॉ के अंदर क्या है, कानून के अंदर सारे लोग जो है वो एक जैसे जो है ट्रीट होते थे उनके ऋण के समय, हमें देखने को मिलता है। एंड इवन हम कह सकते हैं वो काफी इम्पार्शियल भी थे, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वो पार्शियलिटी जो है वो शो कर रहे थे हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि खुद मुस्लिम है तो मुस्लिम जो है उसको अच्छे पोस्ट देंगे। इवन हमें देखने को मिलता है कि हिंदू जो है वो भी क्या है हाईएस्ट पोस्ट पे थे, जैसे कि हमको महाराजा नवाब राय देखने को मिलता है जो कि एक हाई पोस्ट पे जो है वो प्रेजेंट थे। इसके बाद से अगर हम देखें तो डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, सफदरजंग की मौत जो है 1754 के अंदर हुआ, एंड उसके इकलौते जो बेटे थे जिनका नाम शुजा उद्दौला थे, वो क्या है गवर्नर ऑफ अवध जो है वो बनते हैं बाय द मुगल एम्पेरर दैट इज आलमगीर टू। तो आलमगीर टू के द्वारा क्या है शुजा उद्दौला को जो है अवध रीजन का क्या है गवर्नर जो है अपॉइंट किया जाता है, मतलब अपने फादर के बाद जो है वो गवर्नर बनते हैं। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें कि अहमद शाह अब्दाली जब अराइव करता है इंडिया के अंदर, जो कि हमको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में देखने को भी मिलता है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच क्या है लड़ाई जो है वो होता है। एंड शुजा उद्दौला क्या है कि ये मराठा, क्योंकि ये क्या है अगर हम देखें तो सफदरजंग क्या है एग्रीमेंट किया था मराठा के साथ कि भाई तुम मेरा जो है साथ दो कि फॉरेन इन्वेजन आएगा, मतलब दोनों एक साथ है कि भाई तुम्हारे साथ हम हैं मेरे साथ तुम हो। लेकिन देखने को मिला कि सफदरजंग के जो बेटे थे शुजा उद्दौला, वो जब इन्वेजन हुआ अब्दाली का, जहां मराठा से उनका भिड़ंत होता है, तो वहां क्या है वो साथ दो देना चाहिए था किसके साथ, मराठा के साथ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो साथ किसका देते हैं, वो अब्दाली की तरफ हो जाते हैं। ठीक है। एंड रियल जो चैलेंज हमको देखने को मिला है वो हमको देखने को मिला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि 1764 में हमें देखने को मिलता है। एंड यहीं पे क्या होता है जो ऑटोनॉमी है अवध का वो क्या है समाप्त होता है। तो ये था हमारा पहला जो स्टेट का टाइप जिसको हम सक्सेसर स्टेट कहते हैं, जिसमें हमने 3 स्टेट को पढ़ा भी। पहला हमने हैदराबाद पढ़ा, दूसरा हमने बंगाल पढ़ा, तीसरा जो था वो अवध था। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा वो है रिबेल स्टेट्स। रिबेल स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेट है वो है सिख स्टेट। सिख स्टेट का फाउंडेशन जो है गुरु नानक के द्वारा रखा गया था एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। जो सिख को हम आज की डेट में देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था जो एक मिलिटेंट और फाइटिंग टाइप का कम्युनिटी में, तो मेनली क्या है गुरु हरगोबिंद सिंह जो थे, जो कि 1606 से लेकर 1645 के बीच हमें देखने को मिलता है, उसी दौरान क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन इस कम्युनिटी का इंटू फाइटिंग और वॉरिंग कम्युनिटी जो है वो चेंज होता है। अगर हम गुरु गोबिंद सिंह की बात करें उनके ही लीडरशिप के अंदर, जो कि 1664 से लेकर 1708 के बीच में हमें देखने को मिलता है, गुरु गोबिंद सिंह जो है वो 10th और लास्ट सिख गुरु माने गए हैं। यहीं पे क्या है सिख जो है काफी ज्यादा इस समय क्या है पॉलिटिकल और मिलिट्री जो है फोर्स के रूप में तैयार हो चुके थे। ठीक है। 1699 के समय से क्या है गुरु गोबिंद सिंह जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या है औरंगजेब से क्या है उनका टसल चल रहा था, उसके अगेंस्ट जो है वो हमेशा क्या है एक वॉर डिक्लेयर किए हुए थे। गुरु गोबिंद सिंह की बात करें तो ये क्या है जब बहादुर शाह डेक्कन की तरफ जा रहे होते हैं तो उस दौरान क्या है कि जब बहादुर शाह की बात करें, मतलब औरंगजेब जो है उनका डेथ जो है 1707 के बाद होता है, उसके बाद बहादुर शाह है, बहादुर शाह जब डेक्कन जाते हैं तो उनका वो साथ भी देते हैं डेक्कन के लिए। ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है गुरु गोबिंद सिंह को धोखे से जो है मार दिया जाता है 1708 के अंदर। गुरु गोबिंद सिंह के बाद क्या है उन्हीं के बहुत ही एक हम कह सकते हैं वफादार जो है सेवक के रूप में थे, उनका नाम बंदा बहादुर था। यहां से क्या है बंदा बहादुर जो है वो कमान संभालते हैं। एंड गुरु गोबिंद सिंह के बाद जो है कॉन्स्टेंटली अगर देखा जाए तो जो सिख रिवोल्ट कायम रखना है तो वो जो है बंदा बहादुर के चलते ही हमें देखने को मिलता है। एंड ये काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी थे। ये यमुना और रवि के बीच के एक लार्ज एरिया को क्या है अपने कब्जे में उस समय अगर हम देखें तो सिख स्टेट के ही कब्जे के अंदर था वो एरिया। वहां पे क्या है अपना ही क्या है फौजदार जो है वो प्रेजेंट रखे थे, दीवान वहां पे खुद का था, इवन हम कह सकते हैं जो कर्दार्स थे वो भी थे। वहां पे अपना ही जो है वो जो कॉइनेज सिस्टम है खुद का चला रहे थे, खुद ही का मिंट, मतलब मुगल एम्पायर का जो है कॉइन जो है वो नहीं चलता था, वो उन्हीं का क्या है कॉइन खुद ही मिंट करके चला रहे थे। एंड जो ट्रेड है उसमें क्या है अपने ही सील का इस्तेमाल जो है वो करते थे। तो उसके बाद से जब फारूक सियार क्या है मुगल की गद्दी पे बैठते हैं 1713 के अंदर, तो वो क्या है अपॉइंट करते हैं अब्दुस समद खान को एज अ फौजदार ऑफ लाहौर। एंड जो अब्दुस समद खान है ये क्या है बंदा बहादुर को क्या है सरेंडर करवा लेता है 1715 के अंदर। एंड फिर अगर हम देखें तो उसी 1715 के बाद क्या है सरेंडर होता है, 1716 मार्च के अंदर क्या है उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। एंड यहीं से क्या है सिख पावर जो है डिक्लाइन करता है। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो सिख जो है काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के रूप में, वॉरिंग कम्युनिटी के रूप में थे, जिसके चलते क्या है जो अफगान इन्वेडर थे अहमद शाह अब्दाली, वो भी क्या है एक तरीके से पंजाब पे कब्जा जो है वो नहीं कर पाए थे। इसके बाद अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिख स्टेट की, तो हम देखने को मिलता है कि एक जो है अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो एज अ कम्युनिटी जिसको बैंड ऑफ सिक्स हम कह सकते हैं, तो इनको जट कहा जाता था, जट्स। ठीक है। एंड जठास की बात अगर हम देखें तो इसके बाद क्या है बाद में जाके क्या है हम मिसल्स कहते हैं। मिसल्स की बात करें तो ओवरऑल 12 मिसल्स में जो है डिवाइडेड थे। देखा गया कि जो भी कम्युनिटी थी ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे थे वो इनिशियली तो इक्वलिटी और डेमोक्रेसी के बेसिस पे काम किया जा रहा था उसमें, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ जो स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी थे, जो स्ट्रॉन्ग जो चीफ थे उसमें क्या है डोमिनेट करते चले गए। एंड फिर क्या हो गया कि अपने अपने पे ही आ गए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना कि हम ही मेन जो चीफ है, इंडिपेंडेंट चीफ हम ही है, मतलब खुद अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग क्या है अपनी ही मनमानी करना स्टार्ट कर दिए, बोले कि हम इस एरिया से आते हैं तो ये एरिया क्या है हम अलग लेके अपना काम करेंगे, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि वो दूसरा एरिया अपने अंदर काम करेगा, मतलब इंडिविजुअल जो है वो सारे कलेक्शन वगैरह जो है करेंगे। मतलब अगर हम देखें तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे क्या है सिनेरियो जो है चेंज होता नजर आता है। यहीं पे एक वर्ड है जिसको दल खालसा कहते हैं। दल खालसा क्या है जो आर्मी मेंटेन करते थे सिख स्टेट, उसी को दल खालसा कहते थे। एक और है जिसको गुरमाताज कहते हैं, गुरमताज या गुरमताज। असल में क्या है कि ये सिख हमेशा क्या है वैसे नहीं मिलते थे, कोई ओकेजन जैसे दिवाली हो गया, बैसाखी हो गया, तो इस समय क्या है एक तरह का मीटिंग होता था, एंड मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन लिया जाता था उसको हम लोग गुरमताज कहते हैं। रखी क्या है कि एक तरीके का प्रोटेक्शन है कल्टीवेटर्स को, कि कल्टीवेटर्स को हम भाई प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन उसके बदले में क्या है जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 20% जो है एज अ टैक्स जो है उसको हम लोग क्या प्रोटेक्शन टैक्स कह सकते हैं, जिसको रखी कहा जाता था। एंड रखी को जो है वो कलेक्ट किया जाता था।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो रंजीत सिंह है एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। रंजीत सिंह जो थे वो बेसिकली क्या है चीफ थे सुकर चकिया मिसल के, एंड ये क्या है मेनली सिख स्टेट के अंदर क्या है एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को कोशिश की है कि एक सेंट्रलाइज लेवल पे क्या है मेंटेनेंस जो है स्टेट का हो सके। इवन हम कह सकते हैं कि ये जो अफगान इन्वेजन है, थर्ड अफगान इन्वेजन, जो कि अब्दाली के सक्सेसर यानी कि जमन शाह जो कि 1798-99 के अंदर आते हैं, उनको भी रोकने में क्या है रंजीत सिंह जो है वो कामयाब हो जाते हैं। फिर क्या है ये कैप्चर करते हैं लाहौर को ही क्या है कैप्चर करते हैं 1799 के अंदर, अमृतसर को 1802 या 1802 के अंदर, फिर बाद में क्या है काश्मीर, पेशावर और मुल्तान रीजन को भी कैप्चर करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो किंगडम था वो एक एस्टैब्लिश किए थे किंगडम को कहाँ पे, जो सतलज रिवर है उसके वेस्ट से लेके हमको देखने को मिलता है जो माउंटेन रेंजेस है लद्दाख का, काराकोरम का, हिंदू कुश का और सुलेमान का, इसके बीच जो है रंजीत सिंह अपना एक किंगडम जो है एस्टैब्लिश किया था इन्होंने। नेक्स्ट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर रंजीत सिंह की बात करें तो ये क्या है जो भी जागीरदार और बिग जमींदार थे वो इन्होंने क्या है कि जितने भी ओल्ड सिख चीफ्स थे वो क्या है एक्ट करते थे एज अ बिग जमींदार जो है या जागीरदार जिनको हम कहते हैं उनके रूप में। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रंजीत सिंह को काफी ज्यादा माना गया कि ये इनके समय क्या है ट्रेड और कॉमर्स जो है वो काफी ज्यादा फ्लोरिश किया था। मेन चीज क्या था कि ये कंट्रोल किए थे किस चीज को लेके, तो सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। जो भी ट्रेडर्स थे मर्चेंट्स थे उनको क्या है एक सिक्योर पासेज जो है वो प्रोवाइड करते थे। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी को भी बिल्डअप किए थे, एंड जो आर्मी का बिल्डिंग था वो यूरोपियन लाइंस पे था, मतलब जैसे यूरोपियन जो है लाइंस हमें देखने को मिलता है। एंड जो रिक्रूटमेंट था वो बहुत सारे कम्युनिटीज को लेके था, जैसे गुरखा थे इनके आर्मी के अंदर, बिहारीज थे, उड़ियाज थे, पठान्स थे, डोगराज थे, पंजाबी थे, इवन पंजाबी मुस्लिम्स थे। तो ये सारे क्या है प्रेजेंट थे हमारे रंजीत सिंह के आर्मी के अंदर। और उस समय क्या है रंजीत सिंह का आर्मी जो है पूरे एशिया में क्या है सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी माना जाता था। फर्स्ट पे है कौन सा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसका जो आर्मी है फर्स्ट नंबर पे था। ये रिलीजियस मैटर्स में भी काफी ज्यादा टॉलरेंट थे। इवन देखने को भी मिला कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे इनके अंदर, जैसे एक हो गया फकीर अजीजुद्दीन जो कि मुस्लिम थे, क्योंकि ये क्या है ये नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, फिर भी ये क्या है एक तरीके से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इनके क्या है फकीर अजीजुद्दीन है। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो दीवान दीनानाथ जो थे इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये हमको एडमिनिस्ट्रेशन जो है याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिक्लाइन ऑफ सिख स्टेट हमें देखने को मिलता है कि रंजीत सिंह के डेथ के एक डिकेड के बाद ही क्या है इंडिपेंडेंट सिख जो रूल है पंजाब के अंदर वो क्या है धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। जो चीफ्स थे उनमें क्या है आपस में ही डिस्प्यूट होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि इंग्लिश जो था, जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज्यादा मुश्किल जो है इस पूरे रीजन को टेक ओवर करने में नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लिश का तो वही गेम भी था कि डिवाइड एंड रूल। तो जो भी चीफ क्या है आपस में ही भिड़वा के एक तरीके से लड़वा के इंग्लिश को बहुत आसान, क्योंकि ये पहले से क्या थे इनमें आपस में ही डिस्प्यूट पहले से था, तो आपस में ही क्या थे पहले से ही डिवाइडेड थे, तो फिर क्या है उनको हथियाना एक तरीके से क्या है काफी आसान हो गया इंग्लिश के लिए। तो उसके बाद से नेक्स्ट है रोहिल्लाज और बांगस पठान्स। अगर हम रोहिल्लाज और बांगस पठान्स की बात करें तो इनिशियली क्या है स्मॉल किंगडम जो है वो डेवलप होता है, मतलब असल में अफगानी जो लोग थे वो क्या थे नोमैडिक्स थे, ठीक है। एंड उनका बेसिक नेचर क्या था वॉरफेयर करना, मतलब नोमैडिक भी थे और साथ ही साथ क्या है वॉरफेयर यानी कि लड़ाई झगड़ा भी जो है वो करते थे। अब यहाँ पे क्या है जैसे ही क्या है मुगल्स जो है वीक होते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो ये क्या है अपने एक स्मॉल किंगडम को क्या है स्टैब्लिश करते हैं। ड्यूरिंग 15th-16th सेंचुरी के अंदर क्या है लोधी सल्तनत भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि असल में क्या था एक तरह का पेस्टोरल कॉन्फेडरेशन था ट्राइबल लॉर्ड्स का। अगर देखा जाए तो शेर शाह सूरी जो है वो क्या है अफगान पॉलिटी को चेंज किया। प्रीवियसली क्या था अफगान पॉलिटी बेसिकली क्या था कि जो ट्राइबल रूल्स है प्रिंसिपल्स है उसी पे काम करता था, जहां इक्वलिटी की बात की जाती है, इनहेरिटेड लॉस की बात की जाती है, राइट्स की बात की जाती है। लेकिन अब क्या है जैसे ही शेर शाह सूरी ने पूरे अफगान पॉलिटी को चेंज कर दिया, अब क्या है एक सेंट्रलाइज पावर के रूप में काम कर रहा था, सब ऑर्डिनेशन, मतलब अपने ही क्या है अफगानों को अपने नीचे जो है वो रखता था। जो भी जैसे दूसरे जो है रॉयल किंग्स रहते हैं वैसे ही क्या है रॉयल जो लग्जूरियस लाइफ है उसको क्या है मेंटेन जो है वो करता था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम दाऊद की बात करते हैं जो कि एक अफगान सोल्जर थे और इनके बेटे जिनका नाम अली मोहम्मद खान था। ये बरेली के रीजन को क्या है इनलार्ज करते और इनलार्ज करके क्या है आसपास के रीजन को मिला के क्या है एक रीजन बना लेते हैं जिसको हम लोग या एक स्टेट बना लेते हैं जिसको रोहिलखंड कहते हैं। रोहिलखंड की अगर हम रेंज या एक्सटेंट की बात करें तो नॉर्थ में क्या है कुमाऊं हिल से लेके क्या है साउथ में गंगा के बीच जो है एरिया जो है रोहिलखंड के नाम से जाना गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अहमद खान बंगश है या बंगाश है जो क्या है सेकंड इंडिपेंडेंट अफगान किंगडम को एस्टैब्लिश करता है ईस्ट ऑफ दिल्ली के अंदर, जिसको हम फरुखाबाद जो है वो कहते हैं। लेटर क्या है यही क्या है फरुखाबाद के एक्सटेंट को क्या है इंक्रीज करता है, इलाहाबाद को भी अपने अंदर जो है वो मिला लेता है और साथ ही साथ क्या है बुंदेलखंड को भी। अगर हम रोहिल्लाज और बंगास की बात करें तो ये अब्दाली का जो इन्वेजन हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जहां मराठाओं से लड़ा था उन्होंने, तो उनके अंदर क्या है उनको काफी ज्यादा मदद किया। लेकिन इन्हीं का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे क्या है डिक्लाइन हो गया, क्योंकि अब्दाली जो है लड़ने के बाद क्या है जब इंडिया को छोड़ता है इंडिया के सीन से गायब होता है। एंड उसके बाद क्या है जब नाजिब उद्दौला आते हैं तो उस दौरान क्या है जो रोहिल्लाज और बंगास थे वो डिक्लाइन कर चुके थे उसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट है जाट्स। अगर हम जाट्स की बात करें तो वो रीजन जो है दिल्ली मथुरा के आसपास का है। एंड ये बेसिकली क्या है कि एक पेस्टोरल कास्ट है यानी कि खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। ये रिबेल करना स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट मुगल्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। फर्स्ट रिबेलियन जो है वो 1669 के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीन नाम है, एक है गोखला, दूसरे है राजाराम, तीसरे है चूड़ामन जट। ये तीनों मिलकर क्या है जाट किंगडम की स्थापना जो है वो भरतपुर में जो है वो करते हैं। इसमें अगर हम चूड़ामन जट की बात करें तो ये क्या है एक फोर्ट्रेस भी कंस्ट्रक्ट किए थे थुन के अंदर। एंड थुन के अंदर क्या है एक फोर्ट्रेस जो है वो कंस्ट्रक्टेड है चूड़ामन जट के द्वारा, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो चूड़ामन जट का जो फोर्ट है वो जयसिंह टू जो कि गवर्नर थे आगरा के, इन्होंने क्या है 1721 के अंदर क्या है कब्जा कर लिया था। इसी से क्या है बहुत आहत होकर क्या है चूड़ामन जट जो है वो सुसाइड कर लेते हैं।
नेक्स्ट है बदन सिंह। बदन सिंह की बात करें तो इनका जो टाइमलाइन है वो 1685 से लेकर 1756 के बीच में। ये क्या है, भतीजे थे चुड़ामन के, एंड इनको टाइटल भी मिला था, जैसे राजा टाइटल जो है अब्दाली ने दिया था। एपिथेट जो है था महेंद्र कहते हैं, यानी कि बदन सिंह महेंद्र के नाम से जो है जाना जाता था। एपिथेट हम बाद में लगा रहे, ठीक है, बाद में जो लगता है नाम के। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये क्या है, काफी जो आर्मी है उनको भी अपने क्या है स्ट्रेंथन करते हैं, एंड साथ ही साथ क्या है वेरियस फोर्ट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं या करवाते हैं, जहां पे कहां पे दिग के अंदर, कुंबेर के अंदर, वेर के अंदर और भरतपुर के अंदर जो है ये फोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। तो बदन सिंह के बाद जो नेक्स्ट है वो है सूरजमल। सूरजमल का जो रेन है हमें 1756 से लेकर 63 के बीच में देखने को मिलता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर क्या है, अब्दाली के अगेंस्ट ये मराठा को सपोर्ट भी करते हैं। इनको सूरजमल को जाट के प्लेटो या जाट के ओलाइसिस भी हम कहते हैं। इनका डेथ जो है 1763 के अंदर जो है वो हुआ था। इसके बाद जाट स्टेट क्या है डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। मेन जो रीजन रहता है वो फ्यूडल नेचर रहता है, यानी कि सामंतवाद के चलते क्या है जो जाट स्टेट है या किंगडम है वो डिक्लाइन कर जाता है। अगर हम एक्सटेंट की बात करें सूरजमल के जो एरिया है या जो स्टेट है उसके एक्सटेंट की बात करें तो नॉर्थ साइड में दिल्ली हमें याद रखना है, साउथ में चंबल हो गया, ईस्ट में हमारा गंगा हो गया, वेस्ट में क्या हो गया, आगरा हो गया। तो जाट के बाद नेक्स्ट है मराठास। मराठास जो है सबसे पावरफुल सक्सेशन स्टेट के रूप में हमें देखने को मिलता है। मराठा का स्टार्टिंग जो है एक स्मॉल किंगडम के रूप में हुआ था वेस्टर्न इंडिया के अंदर 17वीं सेंचुरी में बाई शिवाजी। शिवाजी की बात करें तो इनका जो टाइमलाइन है वो 1627 से लेकर 1680 के बीच में हमें देखने को मिलता है। ये मराठा किंगडम को एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो है किंगडम के रूप में एस्टैब्लिश जो है वो विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर जो है फैमिलीज, उनकी मदद से जो है ये कर पाए थे। नेक्स्ट अगर देखें तो बैकबोन अगर मराठा आर्मी का है वो है कुनबीज। कुनबीज क्या है कि जो हाईली मोबाइल पैस्टोरलिस्ट थे, यानी कि खेती बाड़ी करने वाले लोग थे जो बहुत तेजी से जो है वो मूव करते थे। तेजी से मूव करने का मतलब क्या हो गया कि वो अभी यहाँ पे है, दूसरी जगह क्या है बहुत तेजी से जो है माइग्रेट भी कर सकते हैं। दूसरा कि वो नॉर्मल डेज में क्या है कि जो काम जो है वो खेती का कर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो है लड़ाई या वॉर जो है उसमें भी इन्वॉल्व होते थे। नेक्स्ट अगर हम डेथ की बात करें तो शिवाजी का जो डेथ है वो क्या है 1680 के अंदर हमें देखने को मिलता है। उनके बाद क्या है मराठा स्टेट जो है वो एक चित्पावन ब्राह्मण फैमिली के कंट्रोल के अंदर आता है, एंड वहीं से पेशवा का स्टार्टिंग जो है हमें देखने को मिलता है। शिवाजी के दो बेटे थे, एक थे संभाजी, दूसरे राजाराम थे। संभाजी की शादी यशुबाई भोसले से होती है, जिनसे बेटा जो है वो शाहू होता है। दूसरी ओर क्या है राजाराम की शादी जो है वो ताराबाई से होती है, जिसके बेटे जो है शिवाजी फर्स्ट होते हैं। शाहू और यशुबाई दोनों के दोनों क्या है 1689 से क्या है औरंगजेब के यहाँ बंदी थे। जब औरंगजेब की मौत 1707 के अंदर होती है तो उसके बाद से दोनों को रिलीज किया जाता है। इधर अगर हम देखें तो राजा राम की जो शादी हुई थी ताराबाई से, तो राजा राम जो है वो डेथ कर जाते हैं। ताराबाई और शिवाजी जो है फर्स्ट वो रहते हैं। तो शाहू जब रिलीज होते हैं तो शिवाजी फर्स्ट और ताराबाई से उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। शाहू अपने प्रिंसिपल मिनिस्टर यानी कि पेशवा को बनाते हैं जो थे बालाजी विश्वनाथ। ये क्या है कि ये मेनली यही कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। यहीं से क्या है एक नए मराठा जो गवर्नमेंट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। बालाजी विश्वनाथ और उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट वो क्या है पेशवा को ही क्या है एक फंक्शनल हेड जो है मराठा एम्पायर के अंदर बनाते हैं। बालाजी विश्वनाथ ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो किए थे वो भी किए थे। जैसे अगर हम शाहू को देखें तो शाहू का भरोसा उन पर कैसे हुआ, तो बहुत सारे ऐसे अदर मराठा जो लीडर्स थे, जो चीफ्स थे, वो पहले क्या है शाहू के अगेंस्ट थे। उनको भी क्या है कि जो बालाजी विश्वनाथ है उन्होंने क्या किया शाहू के साथ लाके खड़ा कर दिया। दूसरा चीज क्या है कि 1713 के अंदर क्या है यहीं पे शाहू जो है इस चीज से खुश होकर क्या है कि इनको पेशवा जो है वो बना देते हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या है कि जो शाहू का जो पावर था मराठा एम्पायर का वो धीरे धीरे कंसोलिडेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है बालाजी विश्वनाथ का हमें देखने को मिलता है। सारे ही रीजन को, मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र रीजन को ये कैप्चर कर चुके थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहू जो है हो चुका था। एक्सेप्ट अगर हम देखें तो जो साउथ ऑफ कोल्हापुर रीजन जो है देखने को मिलता है, जहां पे क्या है राजा राम का जो डिसेंडेंट है वो जो है वो एक तरीके से रूल करते थे। 1719 के अंदर क्या है बालाजी जो है वो सैयद्स को हेल्प करते हैं इन ओवरथ्रोइंग फारूक शियार को हटाने के लिए। एंड इसके बदले में क्या है जो चौथ और सरदेशमुखी है डेक्कन के अंदर 6 मुगल प्रोविंसेस का वो उनको मिलता है मराठा को। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मालवा गुजरात के अंदर भी क्या है जो चौथ कलेक्शन है वो भी क्या है मराठा को दिया जाता है। एंड साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है महाराष्ट्र का वो भी मिलता है। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद अगर हम देखें तो उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट आते हैं। ये शिवाजी के बाद अगर देखें तो सबसे ज्यादा क्या है गुरिल्ला जो टैक्टिक्स है उसके अंदर एक्सपर्ट हमें देखने को मिलते हैं। जब इनकी मौत होती है 1740 के अंदर तो उस समय तक क्या है कि बहुत सारे रीजन जो है वो मराठास के कंट्रोल के अंदर थे, जैसे कि मालवा गुजरात और बुंदेलखंड। एंड इन्हीं के रन के दौरान क्या है हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे अदर मराठा फैमिली जो है वो भी क्या है काफी ज्यादा ग्रो जो है वो कर चुके थे। जैसे कि हम कह सकते हैं गायकवाड़ थे, होलकर थे, सिंधियास थे, भोसले थे, ये सारे परिवार क्या है ये भी ग्रो कर चुके थे। बाजीराव फर्स्ट का एक ही ड्रॉबैक रहा कि जो कंसोलिडेशन है, एक फर्म फाउंडेशन है, वो नहीं कर पाए कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से कंट्रोल जो है पूरे किंगडम का हो रहा है, ये चीज जो है देखने को हमें उतना अच्छा नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्हीं के बेटे थे बालाजी बाजीराव, जो कि अपने फादर के थ्रोन को या फादर के पोजीशन को क्या है सक्सीड करते हैं इन अप्रैल 1740। एंड 1740 के अंदर क्या है हमने पढ़ा भी कि बाजीराव फर्स्ट की क्या है डेथ होती है, एंड वहीं पे उनके बेटे बालाजी बाजीराव जो है वो पेशवा जो है वो बनते हैं। इन्हीं को वाइडली क्या है हम कह सकते हैं कि नाना साहब के नाम से जाना जाता था। एंड यहाँ तक इस टाइम तक आते आते क्या है पेशवा क्या है अगर देखें तो ये एक हेरिडिटरी पोजीशन बन चुका था। बालाजी बाजीराव जो है वो 1740 से लेकर 1761 के बीच पेशवा रहे। एंड इसी दौरान जो किंग शाहू है उनकी मौत जो है 1749 के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। बालाजी बाजीराव जो है यही क्या है पूना जो है कैपिटल एक या हम कह सकते हैं जो हेडक्वार्टर है मराठा किंगडम या एम्पायर का उसको शिफ्ट करते हैं पूना के अंदर। ये क्या है जो रीजन्स है जैसे कि मालवा गुजरात और बुंदेलखंड उनको भी क्या है कंसोलिडेट किए थे, उनको भी एक तरीके से कब्जे में लिए थे। अगर हम देखें नॉर्थ साइड के अंदर क्या है मराठा जो है वो
मुगल थ्रोन के बाद क्या है सेकंड मोस्ट पावरफुल जो है वो एम्पायर के रूप में नजर आते हैं। इवन हम देखें तो ये मार्च भी किए थे गंगाटिक दोआब की ओर, राजपूताना की ओर, एंड जहां पे क्या है कि ये जब दिल्ली पहुंचते हैं 1752 के अंदर, तो इन्होंने इमादुल मुल्क को क्या है एक तरीके से मदद भी किया था, कहां पे, दिल्ली के अंदर, ताकि वो वजीर जो है वो बन पाए। मराठा क्या है इनिशियली तो पंजाब उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जब वो पंजाब को अपने कंट्रोल के अंदर लिए तो जो अफगान बाउंड्री है वहां तक वो पहुंच चुके थे। तो फिर अफगान जो किंग है, जो वॉरियर किंग, उनको लगा कि अच्छा ये एक मौका है कि मराठा से क्या है अब हिसाब जो है वो बराबर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है मराठास और अफगान किंग जो है वो क्या है आमने सामने हो गए थे। कब? जब मराठाओं ने क्या है पंजाब पे कब्जा कर लिया था तब। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 के अंदर हुआ था, जहां एक तरफ अहमद शाह अब्दाली थे, दूसरी ओर क्या है मराठा जो है वो प्रेजेंट थे, यानी कि पेशवा जो है वो प्रेजेंट थे। अहमद शाह अब्दाली के साथ क्या है दो लोग जो थे वो प्रेजेंट थे, एक नाजिबुद्दौला जो कि रोहिलखंड के थे, दूसरी ओर दूसरे जो है वो क्या है सुजाउद्दौला जो कि अवध के थे, वो भी प्रेजेंट थे। दोनों मराठा सरदारों से काफी ज्यादा परेशान थे, एंड इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया जाए मराठाओं को सबक सिखाने के लिए। इधर मराठा भी क्या है खोजे कि भाई हम भी अपने कुछ अलाइज को साथ में ले लेते हैं, नॉर्दर्न पावर्स के बीच में वो गए मदद मांगने के लिए, लेकिन अर्लियर उनका जो बिहेवियर रहा है जिसकी वजह से कोई उनके मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। एक वीक थोड़ा सा हम कह सकते हैं सपोर्ट था इमादुल मुल्क का, जिन्होंने हमने देखा भी कि जिनको क्या है इमादुल मुल्क को उन्होंने वजीर बनवाया था, जिस कारण से इमादुल मुल्क पे भी एक तरह से ऑब्लिगेशन था कि भाई हमको मराठा का मदद जो है वो करना है। यहाँ पे क्या है पानीपत के अंदर 14 जनवरी 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली की फौज और क्या है मराठाओं की फौज वो क्या है आपस में मिलती है। रिजल्ट क्या रहा कि मराठा जो है वो बुरी तरीके से हार गए, मराठा जो है डिफीटेड हुए। इसमें पेशवा के जो बेटे थे विश्वास राव, सदाशिव राव और जो अदर मराठा कमांडर थे वो क्या है बैटलफील्ड के अंदर उनकी मौत हो जाती है। एंड इस न्यूज को सुनने के बाद जो इतना ट्रेजिक इशू हुआ मराठाओं की तरफ से कि इतने लोग जो है वो मर गए और हम बैटल जो है वो हार चुके हैं, इसके बाद जो पेशवा नाना साहब थे उनकी मौत जो है जून 1761 में हमें देखने को मिलती है कि हो जाती है। तो 1761 के अंदर क्या है माधवराव जो है जो कि बेटे थे किनके, नाना साहब के, 17 साल की उम्र में क्या है कि ये पेशवा बनते हैं, काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। 11 साल के भीतर ही क्या है जो भी लॉस्ट टेरिटरीज थे मराठा एम्पायर का उसको ये रीगेन भी करते हैं। इन्हीं की लीडरशिप में क्या है मराठा जो है निजाम ऑफ हैदराबाद को हराते हैं, साथ ही साथ जो मैसूर के हैदर अली है उनको कंपेल भी करते हैं ट्रिब्यूट देने के लिए। एंड जो नॉर्दर्न इंडिया है उधर भी क्या है कि ये रोहिल्लास को डिफीट करते हैं, साथ ही साथ राजपूत और जाट चीफ्स को खुद उनके ऊपर क्या है एक तरीके से वर्चस्व को स्थापित भी करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने के चलते क्या है 1772 में इनकी जो है वो मौत हो जाती है। तो माधवराव के डेथ के बाद 1772 में क्या है कि जो पावर है उसके बीच क्या है पावर के लिए स्ट्रगल जो है चालू हो जाता है। एक तरफ थे रघुनाथ राव जो कि बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे, दूसरी ओर क्या थे नारायण राव थे जो कि माधवराव के छोटे भाई थे। नारायण राव की जो है वो एक तरीके से हत्या कर दी जाती है 1773 के अंदर, एंड उनके मरणोपरांत क्या है उनके बेटे यानी कि सवाई माधवराव जो है वो पेशवा बनते हैं। लेकिन इसी से फ्रस्ट्रेट होकर क्या है रघुनाथ राव जो है वो क्या करते हैं वो ब्रिटिश को हेल्प करते हैं, एंड इसी का रिजल्टेंट हमको देखने को मिलता है कि जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर है 1775 से लेकर 82 के बीच वो देखने को मिलता है। इसका रिजल्टेंट या इसका जो रिजल्ट है वो क्या है ट्रीटी ऑफ सलबई है 1782 के अंदर, जहां पे सवाई माधवराव को क्या है एक राइटफुल पेशवा जो है कंसीडर किया गया है। तो 1795 के अंदर क्या है सवाई माधवराव की क्या है मौत होती है, एंड उसी के बाद क्या है कि सवाई माधवराव किनके बेटे थे, तो ये बेटे थे हमारे नारायण राव के, एंड नारायण राव का टसल किससे चल रहा था रघुनाथ राव से। तो सवाई माधवराव के मृत्यु के बाद क्या है जो रघुनाथ राव है उनके बेटे क्या है पेशवा बनते जिनका नाम बाजीराव टू था। एंड इस दौरान देखने को मिला कि जो भी बड़े मराठा जो सरदार थे वो अपना अपना इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं सेमी इंडिपेंडेंट, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं था मराठा एम्पायर से, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑटोनॉमी या एडमिनिस्ट्रेशन को लेके क्या है इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। अलग अलग तरीके के हम कह सकते हैं जो फैमिलीज है या सरदार है वो क्या है अपने अपने इंडिपेंडेंट एरियाज को जो है वो रन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो नॉर्थ साइड में हमें देखने को मिलता है गायकवाड्स है, सिंधियाज है, भोसलेज है, होलकर है, ये क्या है सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मराठा एम्पायर के अंदर काम कर रहे थे। कब? बाजीराव टू के रन के समय। एंड यहाँ पे क्या है कि जो पेशवा से जो एक तरीके से जो वफादारी था, एक जो कनेक्शन था पॉलिटिकल कनेक्शन हो गया या जो भी रेवेन्यू को लेकर कनेक्शन वो धीरे धीरे क्या है बहुत ज्यादा मिनिमम हो गया था, हम कह सकते हैं एक तरीके से नॉमिनल ही रह गया था। नेक्स्ट अगर देखें हम तो हमको पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है एक सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक मोनार्की हमें देखने को मिलता है, जहां पे किंग जो थे वो भाई अपने स्टेट के कैप्टन थे, मतलब कैप्टन ऑफ द शिप जिसको कहते हैं हेम ऑफ अफेयर्स। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी डिसीजन है या जो भी स्टेट के फंक्शंस है मैनेजमेंट है उसको क्या है किंग ही जो है वो देखते थे। किंग को असिस्ट करने के लिए क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी प्रेजेंट थे, जिनको अष्ट प्रधान जो है हम लोग कहते हैं। बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी मराठा एम्पायर थे उनको डिफरेंट रीजन में बांट दिया था, एंड अलग अलग रीजन जो है अलग अलग मराठा सरदारों के अंदर था। एंड इन सरदारों का काम क्या था कि अपने अपने रीजन से चौट और सरदेशमुखी को कलेक्ट करना, साथ ही साथ क्या है ये कलेक्शन जो है सेंट्रल अथॉरिटी तक पहुंचाना। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इस चलते क्या है कि जो भी मराठा सरदार थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, ऑटोनोमस हो गए, और जो सेंट्रल अथॉरिटी था उसके खिलाफ क्या है जेलस भी हो गए कि भाई मेन जो काम है ये तो हम ही कर रहे हैं, वो तो बैठे बैठे सिर्फ उनको लार्ज अमाउंट में जो रेवेन्यू है वो सीधे ही कलेक्ट करके हम दे दे रहे हैं, उनको बैठे बैठे सब चीजें जो है मिल रही हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो बाजीराव फर्स्ट के समय देखने को मिला कि बहुत सारे नए टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया गया, लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाजीराव के समय हमें देखने को मिलता है कि पेशवा जो है वो एक तरीके से क्या हो गया सबसे मेजर जो हेड कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, वही हमें देखने को मिलता है कि ऑफिशियल हेड बन गया था। सवाई माधवराव की बात करें तो उस दौरान क्या है जितने भी बड़े मराठा
मराठा सरदार थे वो क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी वीकेंड हो रहा था तो इसका फायदा उठा के क्या है एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में क्या होते हैं काम करने लगते हैं। एंड इनमें से अगर देखें तो बड़ौदा के अंदर क्या है गायकवाड़ थे, नागपुर के अंदर जो है वो भोसले थे, इंदौर के अंदर जो है वो होलकर थे, एंड ग्वालियर के अंदर जो है वो सिंधिया जो है वो प्रेजेंट थे। इसके बाद अगर हम देखें तो डिक्लाइन ऑफ मराठास की बात करें तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मराठा कभी भी क्या है एक तरीके से बहुत ही लूज यूनियन के थ्रू क्या है जुड़े हुए थे, उनका जो टाइज था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था आपस में। मराठा चीफ की हम बात कर रहे हैं, सरदार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, कभी भी क्या है एक नई इकोनॉमी या नई इकोनॉमिक पॉलिसी हमें देखने को नहीं मिला, जैसा चला आ रहा था वैसा ही क्या है ये भी जो है वो फॉलो करते हैं, कोई भी नया इकोनॉमी में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो लेके नहीं आते। नेक्स्ट, ये साइंस और टेक्नोलॉजी हो फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से ट्रेड और इंडस्ट्री हो, इसको भी प्रमोट करने में क्या है एक तरीके से असक्षम रहे, असफल रहे, एंड इसी के कारण हमें डिक्लाइन जो है मराठा का देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। यहाँ पे क्या है हमें देखने को मिलता है कि ये स्टेट प्राइमरली क्या है जो एक तरीके से मौके का फायदा उठा के, क्योंकि मुगल एम्पायर जब डीस्टेबलाइज होना स्टार्ट होता है तो ये क्या है उभरना जो है वो देखने को मिलता है कि ये जो है राइज करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो केरला है। केरला की बात करें तो 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि जो केरला का रीजन था वो अंडर लोकल चीफ जो है वो डिवाइडेड था डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज के अंदर। 4 इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं, एक है कैलिकट जो कि जैमोरिन के अंदर था, दूसरा जो था वो चुरक्कल था, तीसरा कोच्चि था, चौथा जो है ट्रेवनकोर था। नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रेवनकोर की बात करें तो यही क्या है 1729 के बाद से क्या है काफी ज्यादा राइज करना स्टार्ट करता है अंडर द किंग मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा जो है वो इस रीजन को एक्सपैंड करते हैं एंड ये कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक के रीजन को कैप्चर कर लेते हैं। इवन जो उस रीजन में डच प्रेजेंट थे मार्तंड ने उन्हें क्या किया एक तरीके से वहां से भागने पे मजबूर कर दिया, वो सारे क्या हो गए भाग गए। इंग्लिश जो थे वो भी प्रेजेंट है एंड इंग्लिश को उनके टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ा। एंड जो भी अदर जो हम कह सकते हैं अदर जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे जमींदार थे उनको भी क्या है सप्रेस किया उन्होंने, जो लोकल एक तरीके से लोकल रीजन पे क्या है कि कलेक्शन वगैरह रेवेन्यू में से वो कर रहे। तो मेन चीज क्या है मार्तंड वर्मा ने एक तरीके से अथॉरिटेटिव कंट्रोल लिया खुद के हाथों में। मार्तंड वर्मा जो है बाद में सक्सीड होते हैं अपने बेटे राम वर्मा से। 1763 के अंदर क्या है जितने भी केरला रीजन के अंदर स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थे मोस्टली ये सारे के सारे क्या है 3 बिग स्टेट्स जो है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसमें एक हो गया कोचिन, दूसरा हो गया ट्रेवनकोर एंड तीसरा जो हो गया वो कैलिकट हो गया। हैदर अली जो है इन्वेड करता है केरला को 1766 के अंदर एंड जो केरला का रीजन है नॉर्दर्न केरला का रीजन जो है वो पूरा का पूरा एनेक्स कर लेता है अप टू द कोचिन। तो अगर हम केरला के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है वर्मा ने एक तरीके से काफी पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक स्टेट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था। एंड जो भी जो ट्रेड है मेनली हम कह सकते हैं जो उस समय स्पाइसेस यानी कि पेपर के ट्रेड पे क्या है रॉयल मोनोपोली उन्होंने रखा था एंड जो भी अदर ट्रेड्स थे उस पर भी। फिर हम देखते हैं कि बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को भी मेंटेन करते थे जो कि वेस्टर्न लाइंस पे था, या हम कह सकते हैं जो वेस्टर्न मॉडल है उस पर प्रेजेंट था। एंड ये जितने भी फॉरेन ट्रेड हो, क्योंकि फॉरेन ट्रेड से क्या है पैसा बहुत ज्यादा आता था, ठीक है, तो वहां पे क्या है इनकरेज भी करते थे कि जो फॉरेन ट्रेड है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। यहाँ पे उसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि राम वर्मा के डेथ के बाद क्या है 18वीं सेंचुरी के एंड आते आते क्या है ट्रेवनकोर जो है वो अपनी जो ग्लोरी है उसको लॉस्ट कर देता है एंड मेनली वो क्या है एक्सेप्ट कर लेता है ब्रिटिश रेसिडेंट को 1800 के अंदर। अगर हम 18वीं सेंचुरी के अंदर देखें तो वहां पे क्या है एक रिवाइवल ऑफ मलयालम लिटरेचर हमें देखने को मिलता है। त्रिवेंद्रम की बात करें जो कि की कैपिटल था ट्रेवनकोर का, वो काफी फेमस हो जाता है एक सेंटर के रूप में संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए कि बाहर बाहर से लोग क्या है संस्कृत यहाँ पढ़ने आया करते थे। राम वर्मा की बात करें वो खुद क्या है एक पोएट भी थे, स्कॉलर थे, म्यूजिशियन थे, एक रिनाउंड एक्टर थे एंड हम कह सकते हैं अ मैन ऑफ ग्रेट कल्चर भी थे। इवन वो काफी फ्लुएंटली जो है वो इंग्लिश जो है वो भी बोल पाते थे। तो केरला के बाद हम देखें तो नेक्स्ट है मैसूर स्टेट। मैसूर की बात करें तो अर्ली 18वीं सेंचुरी के अंदर क्या है मैसूर जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो एक हिंदू रूलर थे, एक डायनेस्टी था जिसको वोडियार डायनेस्टी हम कहते हैं, उनके अंदर जो है रूल किया जाता था, जिनके राजा जो है उनका नाम चिक्का कृष्ण राज था। लेकिन उनके 2 मिनिस्टर कृष्णा चिक्का राज के, एक मिनिस्टर का नाम नंजराज था जिसको सर्वाधिकारी कहते हैं, दूसरे जो थे वो देवराज थे जिनका नाम दुलवई भी कहते हैं उनको। ये क्या किए कि धीरे धीरे चिक्का कृष्ण राज के पावर को क्या है रिड्यूस करते चले गए एंड मेयरली वो क्या है एक पपेट के रूप में ही क्या है किंग काम कर रहे थे। मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो नंजराज और देवराज जो है मिलकर चला रहे थे। स्ट्रॉन्गेस्ट अगर हम फाउंडेशन देखें मैसूर स्टेट का तो वो हैदर अली और उनके बेटे जो कि टीपू सुल्तान थे उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। यहीं पे हमको देखने को मिलता है कि कैसे कंसोलिडेशन हुआ पावर का मैसूर स्टेट के अंदर हैदर अली के द्वारा। हैदर अली की बात करें तो वो क्या है मैसूर आर्मी के अंदर क्या है एक ऑफिसर थे, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, इलिटरेट थे, लेकिन हाँ वो फिर भी क्या है बहुत फ्लुएंटली हिंदुस्तानी लैंग्वेज कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल जो है वो बोल पाते थे। अगर हम इनके एक्शन की बात करें तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कमांडर थे। ये नंजराज को क्या है एक तरीके से हटा दिए एंड अपनी ही अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किए मैसूर रीजन के अंदर 1761 में। एंड यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो रीजनल लेवल पे वहां लोकल जो जमींदार थे जिनको पॉलीगर्स भी कहते हैं एक तरीके से, उनको भी क्या किए उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल जो है एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हैदर अली जो है इन्वेड करते हैं और मालाबार रीजन को क्या है एनेक्स भी कर लेते हैं। मेन रीजन क्या था कि उनको इंडियन ओशियन को क्या है एक तरीके से उसका एक्सेस पाना था एंड जो कैलिकट रीजन था 1766 के अंदर दोनों ही को मालाबार और कैलिकट को क्या है एनेक्स करके कैप्चर कर लेते हैं। अली जो है उनको देखने को मिलता है हैदर अली को कि बहुत सारे उनके रेन के दौरान क्या है कि जो मराठा के रेट्स कंटिन्यूअस होते चले गए, जैसे 1764 के अंदर, 66 के अंदर, इवन 71 के अंदर। एंड उस चीज से बचने के लिए क्या है अली को बार बार क्या है कि अपने पीस को उनसे खरीदना पड़ता, मतलब जब क्या है रेट से बचने के लिए क्या है जब भी रेट करते थे तो अली को क्या है उनको पैसा देना पड़ता था टू एस्टैब्लिश द पीस। आफ्टर माधवराव की जब डेथ होती है, पेशवा की जब डेथ होती है
1772 में। तो इसी चीज का क्या अली बदला भी लेते हैं। अली जो है वो क्या है मराठास को रेड करते हैं एंड बहुत बार रेड करते हैं, 74 से लेकर 76 के बीच में क्या है कंटिन्यूअस रेड करते चले जाते हैं एंड जो भी इनका जो टेरिटरी मराठाओं ने कब्जा किया था उनको उन टेरिटरीज को क्या है अली जो है एक तरीके से रीऑक्यूपाई जो है वो कर लेते हैं। अली जो है इंग्लिश को जो हमको देखने को मिलता है 1769 के अंदर जो कि पहला एंग्लो मैसूर वॉर था उसके अंदर क्या है इंग्लिश जो है डिफीटेड हो जाते हैं एंड एक ट्रीटी जो है एस्टैब्लिश होता है जिसको ट्रीटी ऑफ मद्रास कहते हैं 1769 के अंदर। अली की जो है मौत जो है वो सेकंड मैसूर जो एंग्लो मैसूर वॉर है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एंड इसके बाद क्या है इनके बेटे टीपू सुल्तान जो है वो आते हैं। अगर हम टीपू सुल्तान की बात करें तो यहाँ पे क्या है इनके रन के समय या इनके हम कह सकते हैं राज के समय फिर से क्या है कंसोलिडेशन मैसूर का होता है। यहाँ टीपू की बात करें तो ये क्या है एक वेल एजुकेटेड जो है हमको पर्सन जो है देखने को मिलता है या वॉरियर कह ले एंड क्यों क्योंकि ये क्या है ये बहुत सारी चीजों को जानते थे जैसे कि हॉर्स राइडिंग जानते थे, शूट करना जानते थे, कैसे फेंसिंग की जाती है उसको जानते थे, जो टैक्टिक्स है उसके साइंस को जानते थे एंड जो भी यूरोपियन मिलिट्री प्रैक्टिसेस थे उन सारी चीजों के बारे में भी क्या है अवेयर थे। ये दो फुल फ्लेजेड क्या है वॉर जो है लड़ते हैं ब्रिटिश के साथ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड जो हमको देखने को मिलता है कि मराठाओं से और निजाम से दोनों से ये लड़ते हैं 1784 से लेकर 87 के बीच में एंड उसके बीच हमको देखने को मिलता है कि ये जीतते भी उन दोनों से है, मतलब मराठा से भी जीतते हैं और निजाम से भी जीतते हैं। जो टीपू का रूल है वो क्या है एंड होता है ब्रिटिश के द्वारा, उनसे वो हारते हैं 1799 के अंदर एंड वहीं पे उनकी मौत भी होती है। क्यों क्योंकि वो अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को क्या है सिक्योर कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे एंड उसी दौरान टीपू की क्या है ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या है हत्या कर दी जाती है एंड टीपू का जो रूल है वो यहीं पे आके क्या है खत्म होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर की बात करें तो सबसे पहला जो है वो है रेवेन्यू को लेके। लैंड जो है उसको क्या है क्लासिफाई किया गया था, जैसे हम देख सकते हैं इजारा लैंड में, इजारा लैंड क्या है कि जो पीजेंट है उनको क्या है फिक्स रेंट पे क्या है लैंड जो है वो लीज पे दिया जाता था। दूसरा जो था वो हिस्सा लैंड जहां पे क्या है कि जो रेंट है वो कहां से प्रोड्यूस से जो है वो आता था, मतलब कि प्रोड्यूस जो है उस बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है तो हिस्सा लैंड हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ रेंट की वो उगाए या नहीं उगाए अपने खेत के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है कितना बेचेगा उससे मतलब नहीं, एक फिक्स रेंट पे क्या है कि भाई हमको जो है वो साल का उसमें से 1000 रुपया चाहिए तो 1000 रुपये के हिसाब से क्या है वो ले। और दूसरा चीज है कि पैदावार के हिसाब से लेकिन मान लो उसमें फसल जो है वो 10,000 रुपये का हुआ उसके हिसाब से 1/4 हम उसमें से ले रहे हैं तो फिर क्या है 2,500 रुपये हम ले रहे हैं उसमें से। तो एक जो था इजारा लैंड के रूप में क्लासिफाई कुछ लैंड था, दूसरा हिस्सा लैंड के रूप में। हैदर और टीपू जो है दोनों क्या है इंपोज करते हैं लैंड टैक्स को, इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम को डायरेक्टली पीजेंट पे कि पीजेंट जो है उनको क्या है एक टैक्स के रूप में देना होगा लैंड टैक्स एंड उसको कलेक्ट करने के लिए क्या है ये सैलरीड ऑफिसर्स रखते थे कि जो क्या है मैसूर स्टेट के अंदर थे जिनको फिक्स सैलरी मिलती थी एंड ये जाके क्या है मतलब कोई मिडिल मैन नहीं था कि मिडिल मैन में क्या है कि फिर वो एक तरीके से बीच में ज्यादा कमीशन रखने के चलते क्या ज्यादा से ज्यादा क्या है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या है फिक्स सैलरीड ऑफिसर थे जो कि कलेक्ट करते थे लैंड टैक्स को। रेंट फ्री लैंड जो है वो एक तरीके से गिफ्ट दिया जाता था उन लोगों को जो कि इरिगेशन सिस्टम को क्या है डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। टीपू इवन क्या है जो ओल्ड इरिगेशन सिस्टम है उसको भी क्या है रिपेयर करता है, साथ ही साथ नए इरिगेशन सिस्टम को भी क्या है कंस्ट्रक्ट करवाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो मैसूर के अंदर क्या है सेरिकल्चर जो है इंट्रोड्यूस जो है हमको देखने को मिलता है। तो ये था इसका रेवेन्यू। नेक्स्ट है ट्रेड। टीपू जो है अपने एम्बेसडर्स को क्या है फ्रांस भेजे ताकि वहां से क्या है यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो है वो भारत आ सके या उनके जो मैसूर के अंदर जो है वो आ सके। इन्होंने क्या है नेवी को बिल्डअप किया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये क्या है एक तरीके से अपॉइंटमेंट इन्होंने आसुफ्स का किया था। आसुफ हम लोग किसको कहते हैं वैसे ऑफिसर जो कि ट्रेनिंग मतलब ऑफिसर को ट्रेन करते हैं एक तरीके से ताकि ट्रेड सेंटर जो है वो प्रॉपर्ली चल सके। ये ट्रेड करते थे सैंडलवुड के अंदर, राइस, सिल्क, कोकोनट, सल्फर एंड ये क्या है 30 ट्रेडिंग सेंटर्स को भी इन्होंने क्या है एस्टैब्लिश करवाया था मैसूर के भी अंदर, मैसूर के बाहर वेस्टर्न इंडिया के अंदर और इंडिया से भी बाहर ओमान जिसको मस्कट कहते हैं उसके अंदर। मिलिट्री की बात करें तो हैदर अली ने एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया कि भाई जो वेस्टर्न ट्रेनिंग है उसकी काफी ज्यादा एडवांटेजेस है। तो 1755 के अंदर क्या है ये दिंदीगुल के अंदर क्या है मॉडर्न जो आर्सेनल है उसको एस्टैब्लिश करते हैं। आर्मी ऑर्गेनाइज्ड होता है एक सिस्टम के द्वारा जिसको हम रिसालास कहते हैं। रिसालास के अंदर क्या है हर रिसाला को एक फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर को मेंटेन करना रहता था एंड एक उसमें से क्या होने चाहिए कमांडर भी होने चाहिए। टीपू खुद क्या है काफी ग्रेट वॉरियर थे। इन्होंने अपने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था यूरोपियन मॉडल या लाइंस पे। 1776 के अंदर क्या है ये सेट करते हैं एक बोर्ड को जो कि कंट्रोल करता है एक तरीके से आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन को जिसको बोर्ड ऑफ एडमायरलिटी कहते हैं। 3 डॉकयार्ड जो है वो भी एस्टैब्लिश किए गए थे, एक मैंगलोर के अंदर, दूसरा जो था वो वाजेदाबाद के अंदर था, तीसरा जो था वो मुरीदाबाद के जो है अंदर एस्टैब्लिश किया था इन्होंने। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टीपू जो है वो क्या है सपोर्ट देते हैं फ्रेंच सोल्जर्स को एट सेरिंगापट्टनम एंड ये क्या है एक ट्री ऑफ लिबर्टी जो है सेरिंगापट्टनम के अंदर जो है वो भी एस्टैब्लिश करते हैं या प्लांट करते हैं, हम कह सकते हैं कि प्लांट किए थे इन्होंने एक ट्री ऑफ लिबर्टी जो कि सेरिंगापट्टनम के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो दोनों हैदर अली और टीपू दोनों ही क्या थे रिलीजियसली टॉलरेंट थे। इवन हम कह सकते हैं जो हैदर अली के चीफ फाइनेंशियल असिस्टेंट थे वो खानदेराव थे जो कि एक हिंदू हुए। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो हैदर जो है वो उनमें काफी हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस था एंड जो हाई रैंकिंग ऑफिसर है उनको भी वो पनिश करते थे। उनका जो सिस्टम चलता था वो एक तरीके से पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कि भाई अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा एंड बुरा करोगे तो पनिशमेंट भी मिलेगा, चाहे तुम किसी भी रैंक पे हो उससे कोई मतलब नहीं है। टीपू जो है 1/4 सैलरी जो है जिसको हम 1 क्वार्टर कहते हैं गोल्ड फनम का, वो क्या है जो भी मार्टियर्ड मेन थे मतलब जो भी शहीद हो जाते थे सैनिक उनकी वाइफ को विडोज को क्या है पहुंचाते थे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें टीपू के रन के समय तो इन्होंने क्या है नए कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करवाया, नए कॉइनेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, नए जो स्केल्स थे वेट्स और मेजर्स के उनको इंट्रोड्यूस कराया था इन्होंने। टीपू ने कुछ चीजों को लिखा भी था, मतलब कुछ हम कह सकते हैं कुछ लिटरेरी वर्क्स भी देखने को मिलता है। जैसे एक है उन्होंने अपनी ही जो ड्रीम्स है उनको लिखा था जिसको अगर हम जिस बुक को कहें तो उसको ख्वाब नामा कहते हैं। अदर कुछ और भी जो रोट डाउन थे टीपू के द्वारा, एक हो गया तुजुके टीपू जो कि एक मेमोयर है, दूसरा जो है जबर जाद है जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, तीसरा जो है हम कह सकते हैं मुजमुआ अल सेनई है जिसके अंदर क्या है एक तरीके से जो भी मेथड्स है प्रिपरेशन के लिए परफ्यूम्स हो गया, जो आर्ट है डाइंग और क्लीनिंग का उसके बारे में जो है मेंशन है। अगर हम डिक्लाइन ऑफ मैसूर की बात करें तो भले ही क्या है टीपू काफी ज्यादा समझ गए कि भाई जो आर्मी है स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, वेस्टर्न मॉडल पे होना चाहिए, सब चीज ठीक थी, मतलब उसका इकोनॉमिक पॉलिसी भी ठीक था, मिलिट्री पॉलिसी भी ठीक था, लेकिन
वो जो मैसूर का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको क्या है मॉडर्नाइज नहीं कर पाए। ठीक है, टीपू का जो रूल है वो क्या होता है कि 1799 के अंदर क्या होता है, टीपू की डेथ हो जाती है बाय डिफीटिंग, जो जब वो डिफेंड कर रहे थे अपने कैपिटल को सेरिंगापट्टनम को, तो इंग्लिश के द्वारा जो है उनकी मौत हो जाती है। यहीं से हमको मैसूर जो है एज अ स्टेट जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखता है, यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राजपूत की बात करते हैं। राजपूत जो है 16-17 सेंचुरी के अंदर क्या है, लगभग 20 मेजर जो क्लैन के अंदर जो है वो प्रेजेंट थे, ऑर्गेनाइज थे, मतलब जितने भी राजपूत थे वो 20 मेजर क्लैन हम कह सकते हैं उसके अंदर प्रेजेंट थे। अकबर के ही टाइम से क्या है बहुत सारे राजपूत जो चीफ थे वो क्या है मुगल हायरार्की के अंदर क्या है प्रेजेंट थे, एंड एज अ पेशकशी जमींदार हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जमींदार थे और पेशकश के रूप में क्या है जो रेवेन्यू जनरेट होता था या कलेक्ट करके वो जो मुगल एम्पायर है उनको प्रोवाइड करने का काम करते थे। औरंगजेब के समय क्या है 17 सेंचुरी के अंदर क्या है जो हमको मुगल और राजपूत है उसके बीच क्या है कड़वाहट या खटास देखने को मिलता है, क्योंकि राजपूत के खिलाफ क्या है या इवन कह सकते हैं जो भी नॉन मुस्लिम था औरंगजेब उनके खिलाफ क्या है काफी ऑर्थोडॉक्स था। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है कि हमको देखने को मिलता है मेन जो कड़वाहट है वो स्टार्टेड होता है जब औरंगजेब जो है जो राजपूत के जो सक्सेशन है, जो कि सक्सेशन एक तरीके से डिस्प्यूट होता है मारवाड़ के अंदर, उसके अंदर क्या है औरंगजेब जो है वो इंटरवीन करते हैं। जैसे कि राणा जसवंत सिंह की बात करें, उनकी मौत होती है, उनकी रानी जो होती है रानी हरी, एंड इनके बेटे कौन होते हैं अजीत सिंह। ठीक है, तो याद रखना है राणा जसवंत सिंह जो कि मारवाड़ के थे, उनकी डेथ के बाद उनके बेटे अजीत सिंह ये न्यू राणा जो है बनने चाहिए थे, लेकिन औरंगजेब जो है इनके सन अजीत सिंह को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये दूसरे इंदर सिंह को क्या है न्यू राणा के रूप में एस्टैब्लिश जो है वो करवाते हैं। बहादुर शाह जो है उनकी बात अगर हम करें तो वो जोधपुर के टुवर्ड्स क्या है मार्च करते हैं, एंड उस दौरान क्या है 1708 के अंदर अजीत सिंह जो है वो क्या है बहादुर शाह के सामने जो है वो एक तरीके से सबमिट करते हैं खुद को। अजीत सिंह बाद में क्या है हमको देखने को मिलता है कि ये एंटी मुगल लीग का फॉर्मेशन करते हैं अलॉन्ग विद जयसिंह टू एंड दुर्गादास राठौड़। 1714 के अंदर क्या है हुसैन अली जो कि कमांडर इन चीफ थे वो जब अजीत सिंह के खिलाफ मार्च करते हैं तो उस दौरान क्या है अजीत सिंह को फोर्स करते हैं, एंड फोर्स करते हैं मतलब एक तरीके से, और जो पीस है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए अजीत सिंह अपनी बेटी की शादी क्या है जो एम्पेयर फारूक सियार है उनसे उनको करवाना पड़ता है। जब वो डिस्प्यूट होता है फारूक सियार और सैयद ब्रदर्स के बीच में, तो जो चीफ थे जोधपुर और जयपुर के वो क्या है एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं जिसको अपॉर्च्यून अलूफनेस और एडरेंस कहते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं आपदा में अवसर खोज लेते हैं कि भाई अभी मौका है, अभी फायदा उसका उठा लेते हैं। सैयद जो है इसी चीज को देख के क्या है अजीत सिंह क्योंकि उनके साथ देते हैं तो उनको क्या है रिवॉर्ड के रूप में क्या है जो गवर्नरशिप है अजमेर का और गुजरात का वो क्या है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसको अजीत सिंह ने क्या है होल्ड भी किया था 1721 तक। 1721 में क्या है जो एंटी सैयद मतलब एक तरफ सैयद की तरफ कौन हो गए अजीत सिंह हो गए, और एंटी सैयद पार्टी जो है वो अपॉइंट करती है जयसिंह टू को एज गवर्नर ऑफ आगरा, एंड ड्यूरिंग रेन ऑफ मोहम्मद शाह भी वो क्या है गवर्नर रहते हैं, एंड इसलिए क्या है जो जयसिंह टू है उनको क्या है मोहम्मद शाह जो है वो जो सरकार है सूरत का वो भी क्या है प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम सवाई जयसिंह की बात करें तो 18 सेंचुरी के सबसे आउटस्टैंडिंग हम कह सकते हैं कि रूलर के रूप में माना जाता है। ये इनका जो रीजन था वो अम्बेर था जो कि 1681 से लेकर हमको देखने को मिलता है 1743 के बीच में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ये जयपुर की स्थापना जो है सवाई जयसिंह ने ही की है, एंड ये क्या है बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, एंड इन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज टोटल 5 ऑब्जर्वेटरीज को एस्टैब्लिश करवाया था दिल्ली के अंदर, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एंड मथुरा के अंदर। तो नेक्स्ट अगर हम सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें 18 सेंचुरी के अंदर तो सबसे पहला जो है वो अलग अलग टॉपिक में हम देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है एग्रीकल्चर। तो टेक्निकली क्या है बैकवर्ड था एग्रीकल्चर, कोई भी मॉडर्नाइजेशन हमको एग्रीकल्चर के अंदर नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या है स्टैग्नेंट भी था। ऊपर से क्या है जो पीजेंट का कंडीशन था काफी मिजरेबल था, क्योंकि जो भी स्टेट के जागीरदार थे, जमींदार थे, रेवेन्यू फार्मर्स थे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या है कोशिश करते थे मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए, मैक्सिमम जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए पीजेंट से, एंड इसी के कारण पीजेंट का जो कंडीशन था वो काफी ज्यादा खराब था। अगर हम ट्रेड की बात करें तो मींस ऑफ कम्युनिकेशन भी हमें बैकवर्ड देखने को मिलता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या है ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं था। एक्सटेंसिव ट्रेड जो है विद इन कंट्री देखने को मिलता है हमें, एंड बिटवीन इंडिया और अदर जो कंट्रीज है एशिया और यूरोप की उनके बीच भी देखने को मिलता है। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो पर्शियन गल्फ से क्या है पर्ल्स को, रॉ सिल्क हो गया, ऊल हो गया, डेट्स हो गया, ड्राइड फ्रूट्स हो गया, रोज वाटर हो गया। अरेबिया से देखें तो कॉफी, गोल्ड, ड्रग्स, हनी, इनको इन चीजों को इंपोर्ट किया जाता था। चाइना से क्या हो गया टी हो गया, शुगर हो गया, पोर्सलेन हो गया, सिल्क है, इन चीजों को किया जाता था। तिब्बत की बात करें तो गोल्ड हो गया, मस्क हो गया, उलन क्लोथ है। सिंगापुर से क्या है टिन जो है उसको क्या है इंपोर्ट किया जाता था। इंडोनेशिया से क्या है स्पाइसेस है, परफ्यूम्स है, अराक है, शुगर है, इनको इंपोर्ट किया जाता था। अफ्रीका से आइवरी और ड्रग्स को, एंड यूरोप से कॉपर, आयरन, लेड और पेपर को जो है इंपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट की बात करें तो कॉटन था, रॉ सिल्क था, इंडिगो था, ओपियम था, राइस, वीट, शुगर, पेपर, प्रीसियस स्टोन्स, ड्रग्स, ये सारी चीजों को एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता था। अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट क्या है काफी अधिक था इंपोर्ट की तुलना से, जिसके कारण क्या है जो ट्रेड डिफिसिट है वो हमें देखने को मिला। एंड इस ट्रेड डिफिसिट को बैलेंस कैसे किया जाता था, बैलेंस किया जाता था ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करके। इवन इंडिया को जो है वो सिंक ऑफ प्रीसियस मेटल्स की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट अगर हम डिस्ट्रप्शन इन ट्रेड की बात करें तो कई बार क्या है जो ट्रेड था वो क्या था डिस्टर्ब रहता था। कॉजेस की बात करें तो हमेशा क्या है वॉरफेयर के चलते क्या है कॉन्स्टेंटली वॉरफेयर था, एंड जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब था, जिसका इफेक्ट जो है हमको ट्रेड पे भी देखने को मिलता है। बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर को क्या है लूट लिया गया था। जो ट्रेडिंग रूट्स था वो भी एक तरीके से रॉबर्स थे, उनसे काफी ज्यादा इन्फेस्टेड थे। जैसे कि दिल्ली आगरा रूट की बात करें तो इट वॉज अनसेफ ड्यू टू रॉबर ग्रुप, जिसको मराउदर्स हम लोग कहते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के इंक्रीज होने के कारण क्या है जो प्रोविंशियल जो पार्ट था उनमें जितने भी रूलर्स प्रेजेंट थे वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने इनकम को बढ़ा सके, एंड इस कारण से क्या है वो ट्रेड पे क्या है बहुत सारे टैक्सेशन जो है इंपोज करना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे प्रॉस्पेरस जो सिटीज थे वो क्या है उनको लूट लिया गया एक तरीके से। जैसे दिल्ली की बात करें तो वो नादिर शाह के द्वारा, लाहौर, दिल्ली, मथुरा की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, गुजरात और डेक्कन की बात करें तो मराठाओं के द्वारा, सरहिंद की बात करें तो वो सिख के द्वारा।
जो भी आर्टिसंस थे वो मेनली क्या है, जो अपने फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्हीं पे क्या है डिपेंडेंट थे। एंड इस कारण से क्या है, फ्यूडल लॉर्ड जब डिक्लाइन हुआ, उनका पावर क्या है, तो आर्टिसंस भी काफी ज्यादा उससे सफर किए। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मेनली वो क्या था, ट्रेडिशनल था। एंड हम कह सकते हैं जो भी आउट ऑफ टच देखने को मिलता है, वहां पढ़ाया क्या जाता था, लिटरेचर, लॉ एंड रिलीजन, मेनली वही एजुकेट किया जाता था उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर। जो भी फिजिकल और नेचुरल साइंसेस थे उनसे बिल्कुल ही सोसाइटी क्या था, एक्सक्लूडेड रखा गया। नेक्स्ट हम देख सकते हैं तो कोई भी रेशनल या फैक्चुअल जो स्टडी है सोसाइटी के अंदर नहीं था। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के जितने भी सेंटर्स थे वो क्या है, ऑल ओवर कंट्री क्या है स्प्रेड थे। यूजुअली जो है इनको फाइनेंस कौन करता था, तो नवाब जो थे वो करते थे, राजाज थे, या हम कह सकते हैं जो रिच, जो पैसे वाले जमींदार हुआ करते थे वो करते थे। हिंदूज के अगर अंदर हम देखें तो हायर एजुकेशन मेनली बेस्ड किस चीज पे था, संस्कृत पे था। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, पर्शियन था। नेक्स्ट अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो ये काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड था पूरे सोसाइटी के अंदर। एलिमेंट्री एजुकेशन जो था वो देखने को हमें मिलता है। हिंदूज के अंदर क्या है, जो विलेज और टाउन स्कूल थे उसके द्वारा क्या एलिमेंट्री एजुकेशन जो है मास लेवल पे क्या है प्रोवाइड किया जाता था। मुस्लिम के अंदर अगर हम देखें तो मुस्लिम के अंदर क्या है, मकदब, मकदब हम कह सकते हैं, या मकतब जो है उसको कह सकते हैं, जो कि जितने भी जो मॉस्क होते हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं मस्जिद है, उनके अंदर एक तरीके से क्या है मकतब जो है वो प्रेजेंट थे, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते थे। इसमें क्या है, रीडिंग, राइटिंग और बेसिक जो मैथमेटिक्स था, अरिथमेटिक जो है वो हम कहते हैं। एवरेज लिटरेरी जो रेट है वो क्या हुआ, डिक्लाइन किया। मोस्टली जो है वो क्या है, वो कॉन्फाइन रहा कि जो अपर जो क्लासेस है सोसाइटी में उसमें ही एलिमेंट्री एजुकेशन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे ब्राह्मण्स हो गए, राजपूत हो गए, वैश्यास हो गए, इन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। शूद्रास के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। टीचर जो थे वो काफी, अगर हम देखा, क्योंकि एजुकेशन क्या है काफी एक अच्छा प्रोफेशन माना जाने लगा सोसाइटी के अंदर, तो टीचर के प्रति क्या है रिस्पेक्ट काफी ज्यादा था। मतलब एक हाई प्रेस्टीज जो क्लास हमको कम्युनिटी के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, मतलब सोसाइटी के अंदर हाई प्रेस्टीज वाली कम्युनिटी टीचर्स को है माना जाता था। गर्ल लड़कियों को अगर देखा जाए तो लड़कियों को एजुकेशन से दूर ही रखा गया था। शायद ही किसी लड़की को जो है वो एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया जाता था। मेनली वो भी देखा जाए तो हायर क्लासेस के अंदर था, हायर सोसाइटी में। उससे नीचे क्या है, बिल्कुल ही लड़कियों को क्या है एजुकेशन अलाउड नहीं था, उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या है कि कोई भी हमको कल्चर और सोशल पैटर्न में क्या है यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलता है। लोग जो थे वो क्या है रिलीजन, रीजन, ट्राइब, लैंग्वेज, कास्ट के बेसिस पे क्या है डिवाइडेड थे। कास्ट जो है वो क्या है मेन फीचर हमको हिंदू सोशल लाइफ के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। कास्ट के जो रूल्स थे वो एक्सट्रीमली क्या है रिजिड थे। कास्ट जो है वो 4 वर्णा एंड उसके अंदर क्या है न्यूमरस कास्ट के अंदर क्या है डिवाइडेड था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कास्ट ही क्या है, जनरली देखा गया कि जो प्रोफेशन है उसका भी चॉइस जो है काफी ज्यादा कास्ट पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोई भी, जैसे कोई मोची है तो उसका बेटा क्या है मोची ही बनेगा। कोई अगर कोई कास्ट को बिलोंग कर रहा है, कोई मान लो कि धोबी है तो उसका बेटा क्या है धोबी ही बनेगा। तो एक तरीके से कास्ट काफी ज्यादा क्या है डिसाइड कर रहा था कि कौन सा प्रोफेशन जो है वो ऑप्ट करते हैं उनके ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो कास्ट का एनफोर्समेंट जो है स्ट्रिक्टली किया जाता था। जैसे कि उसके लिए कास्ट काउंसिल्स थे, पंचायत थे, कास्ट चीफ जो थे वो इंपोज करते थे डिफरेंट फाइन्स के थ्रू। कोई भी वैसा हम कह सकते हैं कि कोई सजा दिया जाता था, या जो भी अगर ज्यादा एक्सट्रीम केस है तो उस केस में क्या है उस कास्ट से क्या है एक्सक्लूड भी कर दिया जाता था। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो मेजर डिविजिव फोर्स हमको देखने को मिलता है 16th सेंचुरी के अंदर। तो कास्ट के ही बेसिस पे क्या है कि 16th सेंचुरी के अंदर क्या हमारा सोसाइटी इतना ज्यादा डिवाइडेड था कि इसके कारण क्या है दूसरे लोग जो है इसका फायदा जो है उठाए। फिर भी देखा गया कि कई बार ऐसा भी देखने को मिला, ऐसा तो कम ही था, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि कभी कभी लोअर कास्ट होने के बावजूद क्या है कि अगर क्या है कि एक हायर ऑफिस को या पावर को कोई ऑब्टेन करता है, एक्वायर करता है, तो उस केस में क्या है सोशली उसका क्या है काफी ज्यादा रिकॉग्निशन हमें देखने को मिलता है, वो एक्सेप्टेड था। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होलकर फैमिली जो हमको देखने को मिलता है कि वो लोअर कास्ट के थे लेकिन अच्छे ऑफिसर्स को ऑक्यूपाई किए थे, जिस कारण से सोसाइटी के अंदर काफी रिस्पेक्टेड थे। मुस्लिम जो थे वो भी क्या है डिवाइडेड थे शिया और सुन्नी के अंदर। एंड उसके अंदर भी क्या है जो सेक्ट था वो भी डिवाइडेड था, जैसे ईरानी के रूप में, हिंदुस्तानी, अफगानी, तुरानी, ये आपस में भी क्या थे डिस्टेंटली अपार्ट थे। ऐसा नहीं है कि वो एक साथ जो है वो रहना पसंद कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फैमिली सिस्टम में क्या है प्राइमरली क्या है पैट्रियार्कियल हमें सोसाइटी देखने को मिलता है, यानी कि पैट्रिक जो है वो सोसाइटी जो है हमको देखने को मिलता है। केरला के अंदर मैट्रिलिनियल है, ये हमको ध्यान में रखना है। केरला क्या है उसी समय से काफी ज्यादा एडवांस था, जिस कारण से क्या है मैट्रिलिनियल सोसाइटी हमें देखने को मिलता है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स भले ही क्या है मदर और वाइफ्स के ही रोल में थी, लेकिन सोसाइटी के अंदर काफी उनको ऑनर से क्या है रिस्पेक्ट जो है वो दिया जाता था। जैसे कि हम एग्जांपल में देखें तो अहिल्याबाई होलकर है, वो क्या है एडमिनिस्टर करती है इंदौर को 1766 से लेकर 1796 के बीच में। जो फीमेल थी अपर क्लास में, वो क्या है अपर क्लास सोसाइटी के अंदर क्या है घरों में रहती थी, लोअर क्लास में क्या है बाहर भी जाती थी काम करने के लिए। पर्दा सिस्टम जो है वो हायर क्लासेस में जो है वो काफी ज्यादा कॉमन था नॉर्थ इंडिया के अंदर। पॉलीगैमी भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन हाँ ये स्ट्रिक्टली क्या है मेल के अंदर था एंड वेल ऑफ फैमिलीज में था, मतलब जो हायर सोसाइटी के फैमिलीज थे उन्हीं के अंदर हमें देखने को मिलता है। नॉर्मल केस में मोनोगैमी हमको मेल के अंदर, जो नॉर्मल फैमिली के मेल थे उनमें मोनोगैमी था, मतलब एक से ही शादी जो है वो करते थे। हायर फैमिली में और नॉर्मल फीमेल, मतलब फीमेल के केस में मोनोगैमी ही था, मेल के केस में क्या है मोनोगैमी नॉर्मल फैमिली में, हायर फैमिली में पॉलीगैमी भी देखने को मिला। चाइल्ड मैरिज भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट था सोसाइटी के अंदर। अगर हम नेक्स्ट देखें तो आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं हम, तो ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि जो भी कल्चरल एक्टिविटीज थे 18th सेंचुरी के अंदर क्या है वो मेनली क्या है डिक्लाइन होते चले गए, क्योंकि मेनली जो भी ये कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह थे वो जो भी रॉयल कोर्ट के रूलर्स थे, नोबल चीफ्स, इन्हीं के द्वारा फाइनेंस किए जाते थे। अब इस पूरे हमको कार्यकाल में देखने को मिलता है कि वो मेनली क्या है पावर गेम में ही बिजी थे, तो उनका ध्यान इन सारी चीजों पे नहीं था। बहुत सारे पेंटर्स मुगल कोर्ट के जो थे वो माइग्रेट करके डिफरेंट प्रोविंशियल कोर्ट के अंदर चले गए थे, जैसे हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कश्मीर हो गया, पटना हो गया, यहाँ चले गए थे। उसी दौरान हमें देखने को मिलता है कि नए स्कूल जो है आर्किटेक्चर के वो भी क्या है इमर्ज होते हैं, जैसे कांगड़ा स्कूल हो गया, राजपूत स्कूल हो गया, ये भी क्या है इमर्ज करते हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो इस दौरान हमें देखने को मिलता है जैसे लखनऊ के अंदर क्या है इमाम बाड़ा जो है वो बनाया गया, जो जयपुर है सिटी ऑफ जयपुर उसकी स्थापना की गई। म्यूजिक जो है वो डेवलप और फ्लोरिश कर ही रहा था। लिटरेचर की बात करें तो मेनली क्या है उर्दू लैंग्वेज काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ एंड उर्दू पोएट्री के अंदर हमको क्या है काफी ग्रोथ देखने को मिलता है। उर्दू उस समय क्या है सोशल इंटरकोर्स का अपर क्लास ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है आपस में बोलचाल की भाषा में क्या है उर्दू को इस्तेमाल किया जाने लगा था। पोएट की बात करें इस दौरान तो 18th सेंचुरी में दो है, एक है मीर सौदा, नाम याद रखना है, दूसरे नजीर है। 19th सेंचुरी के अंदर बहुत ही फेमस पोएट थे जिनका नाम मिर्जा गालिब था। अगर हम देखें तो मलयालम लिटरेचर जो है
ट्रावनकोर रूलर्स जो हमने पढ़ा भी था, मार्तंड वर्मा और राम वर्मा, इनके अंदर क्या है जो रिवाइवल मलयालम लिटरेचर का हमें देखने को मिलता है। इस दौरान से क्या है जो ग्रेट पोएट थे केरला के, नाम याद रखना है कंचन नंबियार। तो कंचन नंबियार क्या है, एक तरीके के ग्रेट पोएट है केरला के, एंड मेनली जो है वो लिटरेचर कौन सा हो गया, मलयालम हो गया। यहीं पे क्या है उसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट कथकली लिटरेचर, ड्रामा और डांस का देखने को मिला, जहां पे अगर हम देखें तो यहां पे एक वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं तयायु मनवर, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का 70 पोएट्री है तमिल के अंदर, एंड मेनली क्या है कि जो स्ट्रिक्ट जो एब्यूजेस है टेंपल या कास्ट सिस्टम के बेसिस पे जो टेंपल एंट्री वगैरह पे रोक लगाया जाता था, उसके प्रोटेस्ट के अंदर जो है ये जो है लिटरेरी वर्क हमें देखने को मिलता है। फिर है हीर रांझा जो कि वारिस शाह का है, रिजालो जो है शाह अब्दुल लतीफ का है। नेक्स्ट अगर हम साइंस की बात करें तो थ्रू आउट 18वीं सेंचुरी के अंदर क्या है, इंडिया जो है वो पिछड़ा ही रह गया वेस्ट की तुलना में। वेस्ट में साइंटिफिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ, इंडिया में उतना ज्यादा नहीं हुआ, मेनली क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम था या सोसाइटी था वो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल था, एंड बहुत ज्यादा अंधविश्वास पे भी भरोसा था, सुपरस्टिशियस सोसाइटी भी हमें देखने को मिलता है। साइंटिफिक, कल्चरल या पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वेस्ट का, उसके लिए इंडियन सोसाइटी काफी ज्यादा इग्नोरेंट भी थी, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं था कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उस चीज पे। इंडियन रूलर्स को वेस्ट की बाकी चीजों से मतलब नहीं था, उनको ध्यान से फर्स्ट क्या था कि उनके हथियार काफी अच्छे हैं, यूरोपियन वेपन्स, उन्हीं को परचेज किया जाए, बाकी एजुकेशन या साइंटिफिक चीजों पे उनका ध्यान भी नहीं था।